कंप्लीटिंग द सिलेबस इज अगेन एक ऐसा फैक्टर है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। तो आपको कहते हैं इतने कम समय के अंदर, ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन विदाउट रिविजन, विदाउट सफिशिएंट रिविजन आपके माइंड में स्टोर्ड होनी चाहिए। डे 1 पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कोई भी एस्पिरेंट नहीं कर सकता, क्योंकि एस्पिरेंट को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे आर ईदर फ्रॉम वाई पार्ट ऑफ थिंग्स और फ्रॉम इम्पैक्ट पार्ट ऑफ थिंग्स। शॉर्ट नोट्स डे 1 पे अगर आप बनाओगे तो आप एक बेसिकली फोटोकॉपी की दुकान में जाओगे। किसी भी आप कंटेंट को जब पढ़ो तो रोट लर्निंग के पीछे आप ना जाओ। हमेशा एक चीज याद रखो, एक्सीलेंट शुड नॉट बिकम एनिमी ऑफ गुड। आज जो सारथी आईएएस का रिसोर्स है उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ कंसोलिडेशन, वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ रिविजन इज योर आंसर राइटिंग। हमेशा आपको एक ही चीज पे फोकस करना है और वो है वाई वाई वाई। हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो माई सेल्फ हिमांशु खत्री एंड आई विल बी टेकिंग योर ओरिएंटेशन सेशन। और बताओ, आप में से कहते हैं थोड़ा सा आप एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है ना? तो मैं हिमांशु खत्री, आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, बीटेक आई डिड फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। उसके बाद कहते हैं आईआरएस किया मैंने, तो आई गेव माई फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके अंदर मेरा प्रीलिम्स हुआ, सेकेंड एंड में मेरा कहते हैं मेंस क्वालिफाई हुआ, बट आई कुड नॉट क्वालिफाई द इंटरव्यू, एंड थर्ड टाइम पे आई वाज एबल टू क्वालिफाई द इंटरव्यू ऑल्सो। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 340. After that, I served the government of India for a period of 5-6 years, and in 2020, I actually resigned and joined the education sector. I've been teaching since 2013. Selection होने से पहले ही मैं पढ़ाने लग गया था, and IIT के टाइम पे भी I used to teach people physics. Right? आप में से कितने लोगों का कहते हैं साइंस बैकग्राउंड से कितने लोग हैं आप में से? अवनीत, व्हाट्स योर बैकग्राउंड? धीरज, किशोर, आपू, how many of you are from science background? How many from commerce? How many from humanities? Can we have a show of hands? बता सकते हैं? अच्छा, आन्या is from science background. Okay. So इस चीज से स्टार्ट करते हैं कि भाई what differentiates, है ना? आप सब लोग ज्वाइन किए, तो what differentiates a selected person, है ना? ये हमारा एक ओवरऑल एक गोल रहेगा कि आपने सारथी ज्वाइन किया है, बट एट द सेम टाइम सारथी के अंदर भी आपको एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के अंदर आना है, राइट? सो हाउ टू बिकम दैट कैंडिडेट, और व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ कैंडिडेट हु एक्चुअली एंटर्स इनटू द लिस्ट, राइट? सो प्लीज आंसर मी कपल ऑफ क्वेश्चंस. हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम? प्लीज टेल मी हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम? क्योंकि आप लोग प्रिपेयर करना आपने स्टार्ट किया है, तो आपको अपने कंपटीशन का एक रफ आइडिया तो होना चाहिए ना, कि कितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं कितने लोगों से कॉम्पीट कर रहा हूं, है ना? 5 लाख, तनिष्का is saying 5 lakhs, 10 lakhs, 12 lakhs. So yeah, if we look at the data, so roughly 10 lakh people, they like fill the form, है ना? ऐसा रफली रहता है. अब मुझे बताइए कि out of this 10 lakh, how many people do you think are seriously preparing for this exam? Which are your actual competition? कितने ऐसे लोग हैं जो seriously इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो आपका एक एक्चुअल मतलब कंपटीशन है? आपका रियल कंपटीशन कितना रहेगा? मतलब ऐसे सीरियस कैंडिडेट्स, है ना, जो कि डेडिकेटेडली बीट वर्किंग प्रोफेशनल, बी दे इन कॉलेज, बी दे बी फुल टाइम एस्पिरेंट्स, कितने ऐसे परसेंटेज लोग होंगे या कितने ऐसे लोग होंगे क्वांटम में, अमाउंट टर्म्स में, नंबर टर्म्स में, जो कि एक्चुअली में सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो कि आपका रियल कंपटीशन है? अब है सेइंग 2 लाख, राइट? 1,80,000, 50,000, 52, 80,000. तो यस, जितना हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से भी हमें यही पता चलता है कि रफली 85,000 से लेकर आपका 1 लाख तक, 85,000 से 1 लाख जो है ये आपके सीरियस एस्पिरेंट्स हैं. दे आर दी सीरियस एस्पिरेंट्स. ये फिगर क्यों डिस्कस किया है? इसलिए डिस्कस किया है ताकि आपके मन से अगर कोई भी घबराहट है, डर है कंपटीशन का, वो थोड़ा सा कम हो जाए, मतलब वो थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाए, राइट? ऑब्वियसली देयर इज वेरी हाई कंपटीशन, इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बट यू आर नॉट कंपीटिंग विद 10 लाख सीरियस एस्पिरेंट्स. आप सिर्फ 85,000 से 1 लाख तक के जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, आपका कंपटीशन एक्चुअली उन लोगों के साथ है, ठीक है? अब आपका गोल ये बनाना है कि आप इस 1 लाख में कैसे आ सकते हैं ना. हाउ कैन यू बिकम दिस 1 लाख सीरियस एस्पिरेंट? क्या क्या क्वालिटीज होती हैं एक सीरियस एस्पिरेंट की, और फिर इस 1 लाख से 1,000 के अंदर आने का
क्या वहां पे सिस्टम है, ठीक है। तो चलो एक और चीज बताते हैं एक और चीज डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, राइट। तो आपके हिसाब से आप मुझे बताओ कि इज इट द नंबर ऑफ आवर्स दैट वन इज स्टडिंग, इज दैट द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर? मेरा एक ओपिनियन है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, बट आप में से कितने लोग समझते हैं कि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? क्या हार्डवर्क जो है एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, कि आप बहुत सारे नंबर ऑफ आवर्स यू आर पुटिंग इनटू दैट? इज हार्डवर्क लाइक अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर? बताओ मेरे को। अब आंसर भी नहीं देख सकते मेरा डू यू थिंक हार्डवर्क इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर? डू यू थिंक दैट नंबर ऑफ आवर्स जो आप डाल रहे हैं हर रोज अपनी प्रेप के अंदर, क्या वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है आपके हिसाब से? Nayana is saying no. Pratham is saying yes. Bhandare is saying no. Ritesh is saying kind of. Aditya is saying no, only consistency and dedication. Kishore is saying no. Quality is better than quantity. Shreya is saying yes. Right? Tanishka is saying yes. देखो वैसे लॉजिक ये है इसके अंदर कि अगर नंबर ऑफ आवर्स विच एन एस्पिरेंट हैज पुट इनटू अ प्रिपरेशन, राइट, अगर ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता तो सबसे पहले तो हमें मीनिंग जानना है कि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या होता है जो आपको बाकी सब लोगों से अलग करता है ना, जो आपको इन 85,000 लोगों से 1,000 लोगों के बीच में लेके आता है। अगर नंबर ऑफ आवर्स की फैक्टर होता है ना, तो फिर उस केस में तो यूपीएससी की रिपोर्ट्स में दिस शुड हैव बीन मेंशन्ड कि दोज पीपल हु आर इनटू देयर सिक्स्थ अटेम्प्ट, राइट, दे हैव सिक्योर्ड द टॉप 500 रैंक्स, राइट। और ऑल दी पीपल हु हैव गॉट सिलेक्टेड वो सारे के सारे सिक्स्थ अटेम्प्ट के होने चाहिए थे, क्योंकि उनसे ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स तो किसी फर्स्ट अटेम्प्टर ने नहीं दे रखे, किसी सेकेंड अटेम्प्टर ने नहीं दे रखे, है ना। तो नंबर ऑफ आवर्स एक नेसेसरी फैक्टर है, बट वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है अगर आपको उन 1,000 लोगों के अंदर आना है। इफ यू वांट टू बी इन द फाइनल लिस्ट, राइट, ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क हार्ड, ऑब्वियसली यू हैव टू पुट इन दोज हार्ड वर्किंग आवर्स, यू हैव टू स्लॉग, बट वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है विच विल ब्रिंग यू इनटू दैट 1,000 पीपल, राइट। तो हार्डवर्क करना है, डेफिनेटली करना है, पर वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है, ठीक। सो सेकेंड क्वेश्चन, सो डू यू थिंक कंप्लीटिंग द सिलेबस इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर? कि भाई हमें कहते हैं सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है, अच्छे तरीके से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो वो हमारा एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। प्रियंका कह रहे हैं यस। दिव्यांशी saying productivity and conceptual clarity. Hours does not matter. Concept clarity matters. Tanishka is saying that completing the syllabus is a differentiating factor. Shivam is saying no. Bharat is saying no. Aditya is saying no. Samriddhi is also saying no. It is again not a differentiating factor. Why is it not a differentiating factor? क्योंकि अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो सबसे ज्यादा सिलेबस तो एक पीएचडी का हो रखा है ना कंप्लीट, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ पीएचडी, इफ अ पर्सन हु हैज डन पीएचडी एंड द सब्जेक्ट इज सेम ऑफ पीएचडी एज वेल एज ऑफ द ऑप्शनल, एंड दिस पर्सन इज फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, है ना। आजकल तो लोगों के पास मल्टीपल डिग्रीज भी होती हैं, बीए भी करा होता है लोगों ने, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, बीए का रखा होता है, एमए का रखा होता है, लोग डबल एमए भी करते हैं, कितनी सारी चीजें होती हैं, है ना। तो एंड जो सिलेबस है यूपीएससी का, इट इज डोमिनेटेड बाय ह्यूमैनिटीज। तो अगर कोई ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से, राइट, कोई टॉपर है पीएचडी का, या इन जनरल किसी ने पीएचडी कर रखी है, तो उसका तो सिलेबस पहले से ही कंप्लीट है, उसका तो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाना चाहिए था, उसको तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए था दैट शी हैज टू स्लॉग फॉर 6 अटेम्प्ट्स, है ना। दैट शुड हैव नेवर बीन अ केस, राइट, बट दैट इज नॉट द सिनेरियो, है ना। तो कंप्लीटिंग द सिलेबस इज अगेन एक ऐसा फैक्टर है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, राइट। नेक्स्ट एस्पेक्ट, सो फिर क्या चीजें हैं? सो 3 थिंग्स जो हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैंने भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, सो 3 थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर्स, राइट। उसमें लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट कंसोलिडेशन, राइट। सेकंड विल टॉक अबाउट राइट स्ट्रैटेजी, एंड देन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, दैट इज वंस शेयर ऑफ लक, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंसोलिडेशन क्या चीज है और कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि आपको क्या लगता है
Like how many pages do you think an aspirant should study while preparing for this exam? आपके हिसाब से, आप इस जर्नी में आए हो, you have started this journey, how many number of pages you would be required to study in this exam? एक कोई भी रफ गेस लो, है ना. How many number of pages you'll be required to study in this exam, है ना. मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, उसके अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, प्लस यू हैव ऑप्शनल ऑल्सो. तो क्या एस्टिमेट होगा आपके हिसाब से? मेरा भी एक आंसर है, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू लाइक 15 seconds, 30 seconds so that you can think about it. Satyam is saying 20,000, Apurva is saying 15,000, Dipti is saying 30,000, Reena is saying 200, 50,000, 10,000. Well, see the total number of subjects अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, एक आधा सब्जेक्ट मिस हो जाए तो बात अलग है, ठीक है. एंड ये तो मान के हम चलते हैं कि अगर कोई एस्पिरेंट कोचिंग नहीं ज्वाइन करता है, ठीक है, तो उस और कोचिंग अगर ज्वाइन करता भी है तो उसके बाद भी मतलब एक बुक तो पर सब्जेक्ट पढ़नी होगी, है ना. सो देयरफॉर यू सी, इफ आई बिगिन विद हिस्ट्री, माय सब्जेक्ट, राइट, सो यू हैव एंशिएंट हिस्ट्री, है ना, यू हैव एंशिएंट, यू हैव मिडीवल, राइट. मतलब एक सब्जेक्ट में कर लेते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं, जिस जो निमोनिक हम फॉलो करते हैं, एमैक, है ना. तो आर्ट एंड कल्चर, मिडीवल, एंशिएंट, एंशिएंट मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर. देन यू हैव मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, MIH. देन यू हैव वर्ल्ड हिस्ट्री. देन यू हैव पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, right. So how many buckets do you have? 1, 2, 3, 4, right. So therefore ancient, medieval, art and culture, modern history, post independence India, world history. Then if I talk about, you see, society, then you have geography, right. Then you have internal security, then you have international relations, IR, right. Then you have economics, you have polity, you have, so history आपके core 4 तय हो गए, core number 1, core number 2, core number 3, core 4. उसके बाद मिसलेनियस में आपके एमैक आ गया, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, गुड गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना. उसके बाद आपका, ठीक है, गुड गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट. उसके बाद आपका ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, यू हैव योर एथिक्स, राइट. सो देयरफॉर, और देखो क्या क्या मिस हो गया, तो एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, राइट. देन यू हैव, और कौन कौन से मिस कर रहा हूँ, और आप भी हेल्प करो यार, आपको अपने सब्जेक्ट्स नहीं पता क्या, ठीक है. तो कितने हो जाते हैं आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तो ये हो गए 17. एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना. एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो 17 एंड 2, 19 तक तो फिगर यहाँ पे पहुंच चुका है. करंट अफेयर्स को एक सब्जेक्ट लगा ही सकते हैं, तो 20 पहुंच चुका है ना. करंट अफेयर्स, एंड करंट अफेयर्स के केस में तो आपका कहते हैं हर रोज एक मतलब किताब आई जाती है घर पे, है ना. तो रफली लाइक 20 सब्जेक्ट्स आते हैं, है ना. CZET भी है, उसको भी एक आप लगा लो, चलो CZET. So see, overall, all of these subjects are there. I may have missed, 1 or 2 here or there, right? The whole thought process is कि आपका सोसाइटी, सोशल जस्टिस, मैं उसको एक में ही लगा रहा हूँ, ठीक है ना. द होल पॉइंट इज कि आपके रफली 17 से लेकर 20 सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है ना. एंड हर सब्जेक्ट में आपको एटलीस्ट क्या कहते हैं, मतलब 1000 पेजेस पढ़ने होंगे, 500 पेजेस आप मान लो तो वो पढ़ने होंगे. तो एनीवेयर बिटवीन मतलब 15,000 से 20,000 आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है. दैट मीन द नंबर ऑफ पेजेस यू हैव टू स्टडी. अब हमारी जो मेमोरी है वो तो लिमिटेड होती है, आवर मेमोरी इज लिमिटेड. आई हैव डन माय साइकोलॉजी वाज माय ऑप्शनल, ठीक है. तो मेमोरी चैप्टर था उसके अंदर, लर्निंग चैप्टर था उसके अंदर, है ना. तो बेसिकली वेन एवर वी लर्न एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो उसके लिए कंसोलिडेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. उसके बिना कहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में यू विल नॉट बी एबल टू टेक ऑल ऑफ दैट नॉलेज विद यू. वो सब नॉलेज आपकी किताबों तक रह जाएगी, वो आपकी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं जाएगी, है ना. तो कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हैं, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हैं, राइट, सो लुक एट द शेड्यूल.
ऑफ एग्जाम, लुक एट द शेड्यूल ऑफ द एग्जाम, ठीक है, खासकर कि मेंस का एग्जाम का अगर आप शेड्यूल देखते हो, है ना, तो बैक टू बैक पेपर्स होते हैं। आपको जो है सेम डे के अंदर मल्टीपल पेपर्स होंगे, ठीक है। आपको क्या है, तो दो पेपर्स के बीच में टाइम गैप नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है बस एक ही दिन की छुट्टी मिल रही है, हो सकता है छुट्टी नहीं मिल रही। तो आपको कहते हैं इतने कम समय के अंदर, ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन विदाउट रिविजन, विदाउट सफिशिएंट रिविजन आपके माइंड में स्टोर्ड होनी चाहिए। उसके लिए कंसोलिडेशन बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, right? So that's why what becomes a differentiating factor is this consolidation, right? Because the number of pages किसी भी एक एस्पिरेंट को पढ़ने होते हैं, ये रफली 20,000 के आसपास होते हैं, राइट। एंड एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको रफली 200 पेज लिखने होते हैं। तो कंसोलिडेशन तो चाहिए। इस 20,000 पेजेस का जो कंटेंट है, इसको वी हैव टू ब्रिंग टू 200 पेजेस, राइट। दैट इज व्हाई द कंसोलिडेशन इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, एंड ये भी कब है, जब आपके पहली बारे में आपके सोर्सेज राइट हो जाते हैं। अगर आपके सोर्सेज गड़बड़ हो जाते हैं, दैट इज द फर्स्ट टाइम इफ यू आर नॉट एबल टू हैव द सोर्सेज राइट, राइट। कोई का आपने गलत किताब उठा ली, चाहे या फिर मतलब जो भी है, मल्टीपल सोर्सेज आर अवेलेबल। आज के टाइम पे तो प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस है, राइट। तो अगर आपके सोर्सेज राइट हैं, तब क्या कहते हैं, मतलब रफली 10,000 से 20,000 के आसपास आता है, ठीक है। ये फिगर जो है 10,000 से लेकर आपका रफली इट कैन गो टिल 20,000, ठीक है। चलो आपने ये किया कि सोर्सेज ओवरऑल है, कोचिंग का अगर आप हेल्प ले रहे हो तो चलो ठीक है, कोचिंग से गाइडेंस करके आप आ गए 10,000 पेजेस पे, है ना, कि द टीचर्स दे हैव consolidated the content for you, the teachers they have studied from multiple books and they have guiding you in the right direction कि देखो ये सब बाकी चीजें मत पढ़ो, ये एक सोर्स है, ये पढ़ लो। वो सारा जो 4 बुक्स से जो कंसोलिडेट करने का काम होता है वो कम से कम हमने कर दिया। तो एनीवे बिटवीन 10,000 टू 20,000 पेजेस कहते हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे। मेंस एग्जामिनेशन में आपको रफली 200 पेजेस लिखने। मेंस का जो शेड्यूल है काफी हेक्टिक है, इसकी वजह से द कंसोलिडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो बच्चों आए समझ में कंसोलिडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज है कि कंसोलिडेशन करेंगे कैसे, है ना, हाउ टू डू दिस कंसोलिडेशन। आपके कुछ आइडियाज हैं, मेरे को हेल्प कर सकते हो आप कि कंसोलिडेशन कैसे करी जा सकती है, क्या क्या इसके अंदर टूल्स होने चाहिए कंसोलिडेशन के। आपका मतलब क्या एक थॉट प्रोसेस रहेगा, हाउ टू गो अबाउट दिस कंसोलिडेशन। आपके आइडियाज देखते हैं। एक तो आपने कहा रिविजन, ठीक है, तो रिविजन इज वन मेथड, ओके। शॉर्ट नोट्स, रिविजन, शॉर्ट नोट्स, एंड उसके अलावा ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2-3 चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज अ फिल्टर यूज कर सकते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो एक तरीके से हमारी बाइबल है, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो यूपीएससी का जो सिलेबस है वो एक समुंदर है, इट्स लाइक अ होल ओशियन, बट इट इज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस from where we get to know कि अच्छा what is in the mind of the UPSC, we are able to understand the mind of the UPSC कि UPSC के माइंड में चल क्या रहा है ना। we are able to understand कि UPSC किसी भी टॉपिक को किस एंगल से पूछ रहा है ना। इट्स नॉट अबाउट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे एंड एक कॉपी पेस्ट हो जाएगा, है ना, कि क्वेश्चंस रिपीट कर रहा है यूपीएससी, वैसा नहीं है। ऐसा नहीं कि सेम लैंग्वेज से एक क्वेश्चन पूछा गया किसी एक साल में एंड देन विद द सेम लैंग्वेज जो है नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, बट ये मतलब नहीं है एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू का, है ना। पीवाईक्यू के एनालिसिस से हमें ये देखना है, ठीक है, कि हम कि यूपीएससी किसी भी टॉपिक को किस एंगल से पूछ रहा है ना। किसी भी टॉपिक का कौन सा जो कंपोनेंट है उसके ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना है एंड कौन सा जो कंपोनेंट है उसके ऊपर रिलेटिवली हमको कम फोकस करना है ना। और अगर हमको ये पता रहेगा तो हमको ये भी पता रहेगा कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको किस ओरिएंटेशन से एक्चुअली हमको पढ़ना है। एंड इस जर्नी में आप लोग अकेले नहीं हो, साथ में हम लोग टीचर्स भी हैं, ठीक है, वी हैव मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसकी वजह से जो हमारी क्लासेस वगैरह डिजाइन होंगी, जिस तरीके से वो कंटेंट पढ़ाया जाएगा, उसका जो मेन गाइडिंग लाइट है वो आपके यूपीएससी का जो पुराना पैटर्न है एंड उस पैटर्न के बेसिस पे हम क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे क्या हम फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक चीज रही, तो उसमें टीचर्स आपके साथ हैं एंड ग्रेजुअली कहते हैं जब आप एक मैच्योर स्टूडेंट बन जाओगे तो उसके बाद आप भी कहते हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। देखो डे 1 पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कोई भी एस्पिरेंट नहीं कर सकता, क्योंकि एस्पिरेंट को
सिलेबस अच्छे से नहीं पता है, एस्पिरेंट को वो जो टॉपिक्स जो मेंशन्ड है उस क्वेश्चंस के अंदर वो अच्छे से नहीं पता है, तो आपके ऊपर अभी कोई बर्डन नहीं है कि अभी आप कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है एनालिसिस स्टार्ट करो। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो एनालिसिस होता है इट शुड बी स्टार्टेड आफ्टर सम टाइम पीरियड, है ना, जब आप एक रिलेटिवली थोड़े से मेच्योर एस्पिरेंट हो गए। मेच्योर एस्पिरेंट कैसे होंगे हम, कि मतलब ठीक है हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कम से कम उसका कुछ पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसे अगर मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो जो सेगमेंट्स एक बार कंप्लीट हो गए हैं, है ना, तो उससे तुम एक आइडिया लगा सकते हो कि एक बार कवर हो गया तो आइडिया लग सकता है कि अच्छा अब मैं देखता हूँ कि इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए। ठीक है ना। प्लस एक पैरेलल ट्रेनिंग भी चलती है, जैसे एमसीक्यूज वगैरह होते हैं हमारी क्लासेस के बाद, है ना, या फिर एवरी संडे आपका वीकली टेस्ट होएगा। तो अकॉर्डिंगली जो है जो टीचर है वो आपको गाइड करेंगे, तो जिससे आपको धीरे धीरे एक बहुत ग्रेजुअल मैनर में एक आइडिया लग जाएगा दैट व्हाट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे टॉक अबाउट एंड किस तरीके से कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। दूसरी चीज आ जाती है आपके नोट्स की, वो भी हम चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, खैर एक मेरे को बात बताओ, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसोलिडेशन एंड मेमोराइजेशन एंड हाउ कंसोलिडेशन इज इंटरनलाइजेशन। कंसोलिडेशन और मेमोराइजेशन के बीच में फर्क क्या होता है और किस तरीके से वो कंसोलिडेशन जो है मतलब एग्जैक्टली होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे कहा कि जैसे शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, है ना, तो शॉर्ट नोट से होता है। कंसोलिडेशन का मीनिंग होता है एक मतलब स्टडी मटेरियल नोट्स, व्हाट वुड बी द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट विल स्टडी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें जाना। तो शिवानी ने बिल्कुल सही कहा, कंसोलिडेशन का गोल बेसिकली रहता है कि इस तरीके से कंसोलिडेशन हो, ये हमारा टोटल सोर्स है, ठीक है, एंड इस सोर्स को इस तरीके से कंसोलिडेट किया गया है दैट इट लीड्स टू एंट्री इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, एंड हाउ डू थिंग्स एंटर इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, कोई स्टूडेंट बता सकता है। देखते हैं, कंसोलिडेशन इज इंटीग्रेशन, राइट, शिवम इज सेइंग वेरी गुड, सिद्धार्थ इज सेइंग स्ट्रक्चरल बिल्डअप इज कंसोलिडेशन, Vishal is saying memorization is not conceptual. Naina is saying consolidation is putting information that is memorized in categories. मतलब एक चीज है, एक स्टूडेंट जो चीज बोल रहे हैं जो कि सही चीज है कि एक इसका एक एलिमेंट, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है कि जो हमारा कंटेंट है इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। जो हमारे नोट्स हैं दे शुड बी ऑर्गेनाइज्ड नोट्स, है ना, कि मतलब एक प्रॉपर कैटेगरीज के अंदर है ना। जैसे कोई भी चैप्टर डिजाइंड होता है तो उसकी प्रॉपर कैटेगरीज, सब कैटेगरीज बनी हुई है। ठीक, मेरा एक थोड़ा सा एडिशन है इसके ऊपर, एंड जो जैसे व्हाट भंडारी इज सेइंग कि इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, है ना। तो सेकंड इसके अंदर आ जाता है, वन पार्ट इज कि आप कंटेंट को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पढ़ो, राइट, एंड सेकंड कंपोनेंट दैट कम्स इनटू ऑपरेशन ऑफ दिस कंसोलिडेशन इज एनालिसिस पार्ट, राइट। जब हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो एक पैटर्न निकल के आता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे आर ईदर फ्रॉम वाई पार्ट ऑफ थिंग्स और फ्रॉम इम्पैक्ट पार्ट ऑफ थिंग्स। मतलब कोई भी इवेंट होता है या कोई भी फिनोमिनन है, एनी फिनोमिनन इट इज देयर, in that phenomenon three things are there, that why that phenomenon took place, features of that phenomenon or how that phenomenon took place, and third component that comes is की consequence और impacts, है ना। इट कैन बी इम्पैक्ट ऑन एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, या फिर भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है, या फिर दुनिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है। एंड एक चीज देखी गई कि यूपीएससी इस चीज को और इस चीज को काफी ज्यादा फोकस करता है। यूपीएससी क्वेश्चंस आते हैं, हाउ पे भी आते हैं, फीचर्स के ऊपर भी आते हैं, बट ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ जो क्वेश्चंस हैं दे ट्राई टू फोकस ऑन द एनालिटिकल पार्ट, कि मतलब एंड एनालिसिस रिक्वायर्स कि आप फीचर्स भी आपको बताओ कि उसका वाई क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है। Majority of the questions they come from here and they also come from here, and therefore analysis becomes very important part, right। तो हम लोग को जो भी चीज पढ़नी है, विच एवर टॉपिक दैट वी स्टडी, ठीक है, वॉट एवर कंटेंट दैट वी हैव, ये जो हमारे पास 20,000 पेजेस हैं या 10,000 पेजेस हैं, ठीक है, उस कंटेंट को सारथी के अंदर जो आपको कंटेंट मिलेगा, एक तो वो डिजाइंड भी कहीं ना कहीं इसी रूपरेखा में, बट वेन एवर यू विल मेक योर शॉर्ट नोट्स ऑल्सो, जब भी आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे, चाहे आप साइड मार्जिन में छोटे जिस्ट बना लो, चाहे आप प्रॉपर A4 पेजेस पे आप अपने नोट्स बना लो, जब भी आप ये चीज करेंगे
तो इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर्ड रहना है, ऑर्गेनाइज्ड रहना है, एंड इस विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन आपको एनालिसिस बिल्ट इन रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से कंसोलिडेशन का एक ओवरऑल मेथड, मतलब हमेशा आपको एक ही चीज पे फोकस करना है, और वो है वाई वाई वाई, राइट। इसके अंदर भी एक वाई है, इसके अंदर भी एक वाई है। फीचर्स करते हैं, रोट लर्निंग से नहीं होगा। ये जो कंसोलिडेशन है ये मेमोराइजेशन नहीं है। अगर मेमोराइजेशन से कहते हैं यूपीएससी का एग्जाम निकलना होता, ठीक है, तो और मेमोराइजेशन आप कैसे 20,000 पेजेस का 10,000 पेजेस का आप मेमोराइजेशन कैसे करोगे? द मेमोरी विल फेड अवे, राइट। सो एनालिटिकल पार्ट, एनालिसिस पार्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वहां पे आपके शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं। तो जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे फ्यूचर में, दे शुड बी बेस्ड ऑन दिस। क्या हमें पहले दिन से शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए? शुड वी मेक शॉर्ट नोट्स सिंस डे वन? शॉर्ट नोट्स डे वन पे अगर आप बनाओगे, ठीक है, तो आप एक बेसिकली फोटोकॉपी की दुकान बन जाओगे। समझ रहे हो? जब हम शॉर्ट नोट्स डे वन पे बनाते हैं तो हमने वो टॉपिक प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया होता। ठीक है, हमने उस टॉपिक को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं किया होता। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज बन जाती है वहां पे बन जाती है कि फर्स्ट लेट अस डू मल्टीपल रीडिंग्स, है ना। एक बार समझ डेवलप हो जाए, जो आपके शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए दे शुड बी बिल्ट ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। तो स्टेप नंबर वन होना चाहिए आपका कि किसी भी आप कंटेंट को जब पढ़ो तो रोट लर्निंग के पीछे आप ना जाओ। ठीक है, यू फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग पार्ट, एंड वंस यू हैव डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग देन यू गो फॉर शॉर्ट नोट्स। तो दिस इज योर स्टेप नंबर वन एंड दिस इज योर स्टेप नंबर टू। आपको कैसे पता चलेगा हैव यू ट्रूली अंडरस्टूड समथिंग? या फिर आप अपने आप को फोर्स कर सकते हो क्या, दैट यू हैव टू कैन यू फोर्स योर सेल्फ कि यार मैं इस टॉपिक के अंडरस्टैंड करके करूंगा? कोई किसी के पास कोई नुस्खा है लाइक हाउ टू, लाइक जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, व्हेन यू आर मेकिंग शॉर्ट नोट्स, तो ये कैसे इंश्योर किया जाए कि मेरे जो शॉर्ट नोट्स हैं दे आर रिजल्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड दे आर नॉट रिजल्ट ऑफ रोट लर्निंग? इस चीज को आप कैसे इंश्योर कर सकते हो? हाउ कैन यू इंश्योर इट? रिजवान इज सेइंग नो। व्हेन यू आर एबल टू एक्सप्लेन फ्लो चार्ट्स, active recall, active recall will help you in better understanding for sure, solving MCQs. व्हाट अबाउट मेकिंग नोट्स इन लाइव क्लासेस? लाइव क्लास में बन सकते हैं, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। एक्टिव रिकॉल करोगे अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। लाइव क्लासेस में जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो उससे हम अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट फॉर्म में नोट्स बनाएंगे अगर हम, तो डेफिनेटली हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन आएगा और एक एनालिसिस है। ब्रिलियंट, राइट, वेरी वेरी गुड। तो आप लोगों को काफी आइडिया है। तो ये चीज इंश्योर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, एज फार एज पॉसिबल, जब भी आपके शॉर्ट नोट्स बने, दे शुड ऑलवेज बी स्ट्रक्चर्ड। एंड स्ट्रक्चर लेके आने का एक बहुत शानदार तरीका होता है फ्लो चार्ट बेस्ड शॉर्ट नोट्स आपको बनाओ तो, है ना। फ्लो चार्ट पेज बनाओ। आप ऐसा भी कर सकते हो कि दिस इज योर फ्लो चार्ट, ठीक है, लेट्स से, है ना, कि आपका कहते हैं एक इवेंट है, आप कुछ भी लिख रहे हो कि वाई एक्स हैपेंड, here you write a paragraph, no problem, but it should be in this tree structure format. There is another short paragraph, let's say, but this is in this particular format. Okay, so I'm not saying that you should give up on paragraphs totally, right? These are like 5 lines, 6 lines, right? But उसके अंदर भी एक structure है। ठीक है, तो एज फार एज पॉसिबल इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो ऑर्गेनाइजेशन आपको क्लियरली दिखती है। एंड दूसरी चीज जो मेरी तरफ से एडिशन था वो ये था, एक बढ़िया तरीका है, इफ यू फोर्स योर सेल्फ टू यूज योर ओन लैंग्वेज, अगर आप अपनी खुद की लैंग्वेज यूज करते हो इन शॉर्ट नोट्स, ऑब्वियसली जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स हैं, लीगल टर्म्स हैं, उनको तो आप कहते हैं दूसरी भाषा में नहीं लिख सकते, वो तो मतलब आपकी अपनी भाषा मतलब नहीं हो सकती है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन विल रिमेन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सो सर्टेन वर्ड्स विच आर लीगल वर्ड्स दे कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना। बट देर आर अदर कनेक्टर वर्ड्स, देर आर वर्ड्स विच आर लाइक विच गो इन टू एनालिसिस, जिसके अंदर आप अपने वर्ड्स इस्तेमाल करते हो। तो वेन यू फोर्स योर सेल्फ टू यूज योर ओन वर्ड्स, योर ओन लैंग्वेज, राइट,
एंड दिस लैंग्वेज, मैं ये नहीं कह रहा कि आप देसी भाषा इस्तेमाल करने लगो, कर सकते हो, बट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी भाई एक ही बात है, वो आप अलग अलग तरीके से कह सकते हो ना। अभी मैंने यहाँ पे स्टूडेंट से कहते हैं डाउट्स पूछे कुछ, ठीक है, मेरे को हेल्प चाहिए थी स्टूडेंट्स की, तो उसके अंदर भी कहते हैं स्टूडेंट्स ने जैसे बिल्कुल श्रेया सिंह बाय सीइंग क्लास शॉर्ट नोट्स बाय योर ओन वर्ड्स, है ना, उसके अंदर भी सेम बात कहते हैं, बाकी स्टूडेंट्स ने जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कही हुई है, बात सेम है बट उसके जो शब्द हैं वो अलग हैं, है ना, मीनिंग सेम है। तो ये एक छोटा सा मैंने एक शॉर्टकट निकाला था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, कि अगर मुझे अपने आप को फोर्स करना है कि मेरे को रोट लर्निंग नहीं करनी है, क्योंकि रोट मेमोरी करोगे तो आप एक्स को एक्स ही लिखोगे, अगर रोट लर्निंग है तो ये जो आपका एक्स वाई जेड है इसके आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, इसको आप एक्स वाई जेड ही लिखोगे। बट अगर आप अंडरस्टैंडिंग के बाद नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो आपका जो फॉर्मेट है वो आप एक्स वाई जेड को कुछ और लिखोगे, आप शायद से उसको पी क्यू आर लिखोगे, जबकि मीनिंग सेम रहेगा, मीनिंग इज सेम, बट आप अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। इट एक्चुअली विल फोर्स योर माइंड, है ना, तो लैंग्वेज जो चैप्टर है वो पढ़ाता, तो मतलब यू फोर्स योर माइंड टू एक्चुअली थिंक, है ना। जैसे एक स्टूडेंट ने बड़ी शानदार बात कही थी, क्या शानदार बात कही थी, स्टूडेंट ने कहा था कि एक वे ऑफ डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग इज, या फिर आइडेंटिफाइंग कि मेरे को कोई भी चीज समझ में आ गई है, इज वेदर आई कैन एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट और दैट टॉपिक टू समवन एल्स, है ना। तो कभी भी नोटिस करना, जब तुम कोई भी बात किसी और को समझाते हो, तो जहां से तुमने समझा होता है, ठीक है, और जब तुम समझा रहे होते हो तो वो लैंग्वेज डिफरेंट होती है, ठीक है, दैट्स हाउ एक्चुअली द माइंड वर्क्स, है ना। तो ये एक तरीका है कि मेमोराइजेशन की बजाय हमको जाना है कंसोलिडेशन के अंदर जाना है, ठीक है। सो ऐसा, ठीक। तो उसके बाद मुझे बताओ कि इज इट पॉसिबल टू कंसोलिडेट एवरीथिंग दैट यू स्टडी, क्या आप कहते हैं हर एक चीज के जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, क्या आप 20,000 पेजेस जो हैं आपके, आपके जो 10,000 पेजेस हैं, क्या आप सब चीजों की शॉर्ट नोट्स बना लोगे? क्या ऐसा हो पाएगा क्या कि आपके पास A4 पेजेस पे यू हैव शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑल दी 20 सब्जेक्ट्स दैट वी सॉ? इज इट पॉसिबल? देखो जो ऑल इंडिया रैंक 1 आता है ना, तो जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर जो ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, ठीक है, उनके मार्क्स जो थे 49% थे, है ना, 49% मार्क्स थे। तो 49% मार्क्स पे यू गेट ऑल इंडिया रैंक 1, एंड जब आप फ्यूचर में कभी भी मेंस के आंसर्स लिखोगे तो उसके अंदर आप देखोगे कि गेटिंग 6.5, ये आउट ऑफ 10 दैट इज लाइक द हाईएस्ट मार्क्स दैट यू गेट इन अ 10 मार्कर, राइट। तो ऑल इंडिया रैंक 1 ने अगर 100% कंसोलिडेट किया होता, ऑल इंडिया रैंक 1 ने अगर अपने हर एक सब्जेक्ट को परफेक्ट लेवल पे लेके जाया होता, जिसके लिए कहते हैं 100% कंसोलिडेशन, जो है मतलब बिल्कुल 100% कंसोलिडेशन चाहिए, है ना, तब तो कहते हैं फिर उस केस में उसके 65% मार्क्स तो आने चाहिए थे, ठीक है। तो रियलिटी बेसिकली ये है कि कंसोलिडेशन जो है आपके मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स के अंदर कंसोलिडेशन होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स। मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स में आपके पास प्रॉपर शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, बट कुछ सब्जेक्ट्स में इट इज फाइन दैट you have your gists, you have your highlights, you have your annotations, ठीक है, विच आर देयर ऑन द बुक इटसेल्फ, राइट, कि आपका जैसे बुक है ये आपकी साइड मार्जिन है, एंड इस मार्जिन के ऊपर आपने चलो कुछ कुछ ऐसे बना लिए, है ना। तो हमेशा एक चीज याद रखो, एक्सीलेंट शुड नॉट बिकम एनिमी ऑफ गुड, ठीक है। तो कोशिश हमको करनी है कि शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए, बट जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो क्लासेस आपकी बैक टू बैक क्लासेस होंगी, है ना, तो उसमें आपको इस मतलब इस एंजाइटी में नहीं आना है कि मेरे शॉर्ट नोट्स जो है सेम डे बन जाने चाहिए, ठीक है। एक तो चीज में हमने क्या डिस्कस करी कि हमको शॉर्ट नोट्स कब बनाने, जब हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, है ना, अंडरस्टैंडिंग के बाद हमको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स जो प्रॉपर बनाने उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, जब एक माइल्ड सी अंडरस्टैंडिंग बन रही है तो स्टेप नंबर 1 हमारा ये होना चाहिए
कि हम मार्जिन्स पे साइड में थोड़े छोटे नोट्स बनाए, जिसको एक स्टूडेंट ने भी कहा कि सर रनिंग नोट्स है ना। तो लेट्स से अगर आपकी कोई भी क्लास चल रही है तो उसके टाइम पे आप क्या कर सकते हो, रनिंग नोट्स बना सकते हो। या फिर आपको क्या कहते हैं, पहले से ही कंटेंट अपलोडेड होगा तो जो सारथी आईएएस कंटेंट देता है तो उसके अंदर साइड में मार्जिन्स रहती हैं, ठीक है। तो जब आप घर पे जाके कहते हैं कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, तब हर पैराग्राफ का साइड में आपने जिस्ट बना लिया। प्लस जब आप क्लास ले रहे हो तो अगर आपको रनिंग नोट्स बनाने को अच्छा लगता है, उससे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है, देन यू कैन मेक रनिंग नोट्स बाय द क्लास रनिंग, राइट। सो जो आपको जो फर्स्ट सेट ऑफ आपके नोट्स बनेंगे इन द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ दिस शॉर्ट नोट्स। द स्टेप नंबर 2 विल बी that as you enter into your second revision, as you enter into your third revision, तब फिर आप क्या कहते हैं, इनमें से जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, राइट, जो आपको मतलब लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप एक प्रॉपर फिर एक सेपरेट A4 लेके यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स देयर। ये काम आपको अपने ऑप्शनल में, अपने एथिक्स में तो डेफिनेटली करना चाहिए। एंड जो भी आपके सब्जेक्ट जीएस के अंदर ये काम हो सकता है, उधर में ये काम करना चाहिए, ठीक है। बट हर सब्जेक्ट में ये काम ह्यूमनली जो है शायद से पॉसिबल उतना नहीं है, ठीक है। मतलब अपने आप को जज नहीं करना कि मेरे हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स नहीं बने, बट हाँ, हर सब्जेक्ट की एनोटेशंस, जिस्ट और जो हाइलाइट्स वगैरह, वो डेफिनेटली कहते हैं आपके बन जाने चाहिए, ठीक है ना, वो डेफिनेटली आपके होने चाहिए। आया बच्चों इतना समझ में? आर वी ऑन द सेम पेज ऑन दिस? यस, शक्ति दुबे दुबे की ही बात कर रहा हूँ मैं। शी हैड गॉट लाइक 49%, जो मेरी बात हुई थी उनसे, तो 49% के आसपास जो है उनके मार्क्स थे, ठीक। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अभी कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके जो हर सब्जेक्ट की फैकल्टी है, दैट फैकल्टी विल टेल यू कि मतलब व्हेन टू स्टार्ट रीडिंग स्टैंडर्ड बुक्स, वेदर टू रीड स्टैंडर्ड बुक्स। जैसे जब मैं आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, राइट, तो उस केस में फॉर एग्जांपल आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। यू हैव टू डू ओनली द न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। एंड न्यू एनसीईआरटी वो भी कहते हैं मतलब वो भी मैं ही करा रहा हूँ आजकल, ठीक है। अभी मेरी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो एनसीईआरटीज जो है वो न्यू एनसीईआरटीज डेफिनेटली दे शुड बी डन। एंड सारथी आईएएस में डिपेंड्स ऑन टीचर टू टीचर, राइट। बट जैसे मैं अपनी बात करूं तो उस केस में आपके पास जो सारथी आईएएस का रिसोर्स है, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही है तो डेफिनेटली आपको सारथी आईएएस का रिसोर्स समझ में आएगा, एंड दैट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन, ठीक है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब मेरा अपना परसेप्शन ये है, क्योंकि मैंने भी कोचिंग वगैरह ली थी, तो मेरा अपना मानना ये है, खास करके अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले से एनसीईआरटी पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपका मन कर रहा है आप पढ़ सकते हैं, बट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। टीचर्स का फोकस ये रहेगा, मतलब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर वेरी कर सकता है, बट मेरे सब्जेक्ट के केस में ये रहेगा कि स्टूडेंट एंड ओवरऑल सारथी के बारे में भी मैं, ठीक है, आपको बता रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट बिल्कुल उसने कोई भी चीज़ नहीं करी हुई है, ठीक है, तो वो अगर क्लास में आता है तो उसको जीरो से किस तरीके से 100 लेके जाना है, ये दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैकल्टी, ठीक है। तो मेरी क्लास में जैसे आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप पहले से एनसीईआरटी पढ़ के आओ, ठीक है। तो और सारथी आईएएस की तरफ से भी कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि पहले आप कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी आप क्लास जो है अंडरस्टैंड कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बट हाँ, ओवरऑल जर्नी के अंदर न्यू एनसीईआरटी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाद में करेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, ठीक है। और अगर बिल्कुल पहले कर लेंगे तो क्या है कि सारी चीज़ें नई हैं आपके लिए, है ना। कोई भी आप कंटेंट देखो, एनसीईआरटी पहले पढ़ोगे, न्यू एनसीईआरटी, उसके बाद क्लासेस करोगे, तो न्यू एनसीईआरटी करने में एक्स नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे, क्लासेस करने में वाई नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे। बट अगर आपने क्लासेस पहले कर ली और उसके बाद आप एनसीईआरटी करते हो, तो आपको एक्स नंबर ऑफ आवर्स नहीं लगेंगे एनसीईआरटी करने में, आपको एक्स माइनस जेड आवर्स लगेंगे, आपको थोड़े से कम आवर्स लगेंगे वो करने में, काफ़ी जल्दी रिलेटिवली हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका टाइम बचेगा अगर आप न्यू एनसीईआरटी राइट अवे ना करके कम से कम एक बार आपने क्लास के अंदर वो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, उसके बाद अगर आप करते हो तो, ठीक है। तो मेरे लिए एक्चुअली ये रहेगा। ओल्ड एनसीईआरटी करने की कोई जरूरत नहीं है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में न्यू एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे आदिबा, राइट। सो ऐसा रहेगा, ठीक। तो ये है। दूसरी चीज ये हो जाती है, कैन वी हैव सम फिल्टर ऑल्सो, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं दे आर आवर बाइबल, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी गेट एन आइडिया कि विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी गेट एन आइडिया कि जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उनके अंदर भी यूपीएससी किस एंगल से
जो है क्वेश्चंस पूछ रहा है ना, ताकि हम ये वाले जो नोट्स बना रहे हैं ये हमारे धीरे धीरे जैसे हम जर्नी में आगे चलते जाएंगे तो ये वाले हमारे नोट्स और बेटर होते जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से कहते हैं मतलब रहेगा, ठीक है। आदिबाई आखिर फ्यू टॉपर्स से गो फॉर ओल्ड, फ्यू से गो फॉर न्यू एनसीईआरटी फॉर हिस्ट्री। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं जो सारथी आईएएस का रिसोर्स बनाया है मैंने, ठीक है, वो एक्चुअली मतलब इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, इनफैक्ट शेखर सब कुछ बना। अभी ये मैं अपने चैप्टर के आपकी जो सब्जेक्ट वाइज ओरिएंटेशन होगा वो हर टीचर जब अपनी पहली क्लास लेगा सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ओरिएंटेशन भी आपका होगा, तो वहां पे हम कहते हैं इस बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे, विल डिस्कस मोर अबाउट इट देयर, राइट। तो ठीक है, सो देयरफॉर that becomes the PYQs, they become very very important, ठीक है। एंड वंस यू हैव योर शॉर्ट नोट्स तो उसके बाद क्या कहते हैं उसका रिवीजन रिलेटिवली इजी हो जाता है, ठीक है। अनदर वे ऑफ डूइंग कंसोलिडेशन इज आंसर राइटिंग, ठीक है। एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता हूं, ठीक है। 3 अटेम्प्ट्स दिए मैंने, राइट, एंड मैं प्रॉपर जो अपनी टेस्ट सीरीज मेंस की ज्वाइन कर पाया था, दैट आई कुड ज्वाइन इन माय मतलब यू नो थर्ड अटेम्प्ट, राइट, थर्ड अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट में मैं अपना ठीक से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाया था, ठीक है। एंड जब मैं सेकेंड अटेम्प्ट में टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन करी थी, राइट, मेंस की टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ये चीज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हुई, ये चीज़ कहते हैं आपके साइकोलॉजी में भी हुई, क्योंकि मेरे टाइम पे 2 ऑप्शनल्स होते थे। अल्टीमेटली जो क्वालिफाई किया तब आपके वाला पैटर्न था, अभी जो पैटर्न है, बट उस टाइम पे 2 ऑप्शनल्स होते थे। और मैं इतना हैरान था अंशिका, है ना, रोहित, आई वॉज सो लाइक मतलब शॉक्ड, क्योंकि शुरुआत में मुझे रोहित पता है क्या लग रहा था शुरुआत में, अर्पिता पता है मुझे क्या लग रहा था शुरुआत में, मुझे लग रहा था कि यार मुझसे हो ही नहीं पाएगा, मतलब मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन होएगा ही नहीं, मैंने ऐसे ही कहते हैं 2 ढाई साल से मेहनत कर रहा हूँ, मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, है ना। तो मेंस का जब मैंने पहली बार एक क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, तो उसमें मार्क्स ही नहीं आए। आउट ऑफ 300 का था, तो आउट ऑफ 300 बस कहते हैं 140 मार्क्स आ रहे हैं, कभी 130 मार्क्स आ रहे हैं, कभी जस्ट इस टाइप के मार्क्स आ रहे हैं। मैंने कहा यार इससे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है, राइट। बट आई केप्ट ऑन गिविंग दी टेस्ट दिया, जो चीज़ जिस टॉपिक में मार्क्स कम आ रहे हैं, जिस क्वेश्चन में मार्क्स कम आ रहे हैं, उसके टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए, रिवाइज दैट टॉपिक, अगेन वेंट ऑन टू गिव द नेक्स्ट, राइट, आइडेंटिफाइड द टॉपिक्स जहाँ पे कम मार्क्स आ रहे हैं, राइट, उनको रिवाइज किया, अगेन वेंट ऑन टू गिव द नेक्स्ट एग्जाम, राइट। एंड बाय द टाइम आई वाज गिविंग वैष्णवी, बाय द टाइम आई वाज गिविंग माय 6th पेपर, 7th पेपर, माय मार्क्स स्टार्टेड इम्प्रूविंग, राइट। एंड 10th पेपर जब मैं दे रहा था उस समय पे, मतलब आउट ऑफ 300 आई वाज गेटिंग मार्क्स इन द रेंज ऑफ 195, 210, राइट, 200। आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा यार ये हुआ क्या, ये 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर ये क्या चीज हुई है, ये पैटर्न। एंड सेम चीज साइकोलॉजी में भी हुई, उसमें भी शुरुआत में जब क्वेश्चन पेपर्स लिखे मेंस के, राइट, तो कम मार्क्स आए। बाय द टाइम 8th या 9th पेपर लिख रहा हूँ मैं वनीशा, राइट, तो बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ली थी, मैंने जीएस की नहीं ले पाया था मैं, क्योंकि 2 ऑप्शनल्स थे तो टाइम नहीं बचता था, ठीक है। तो जीएस की कोचिंग नहीं ली थी, जिसकी वजह से कुछ सब्जेक्ट्स मेरे हमेशा परमानेंटली वीक से ही रह गए। जैसे ज्योग्राफी मेरा एक अकिलीज हील बना, अगर ज्योग्राफी ठीक ठाक होता मेरी टॉप 10 में रैंक आ जाती, तो वो खैर गलती थी मेरी। और उस टाइम पे एक्चुअली हुआ ये कि मॉड्यूलर कोर्सेज नहीं मिलते थे कि खाली ज्योग्राफी की कोचिंग कर लो, इस टाइप का सिस्टम नहीं होता था, तो पूरा का तो शुरुआत में मैंने ऑप्शनल की कोचिंग की एंड जीएस सेल्फ प्रिपेयर किया। एंड बाय द पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं हम पहुंचे अपने सेकेंड अटेम्प्ट में, तब लगा कि यार पूरी जीएस की कोचिंग लेना इट्स नॉट वर्थ इट, है ना, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती थी एंड मॉड्यूलर कोचिंग नहीं मिलती थी कि खाली एक ही सब्जेक्ट का मिल गया सर, राइट। खैर जो मैं बात कर रहा था, ये दोनों सब्जेक्ट में हुआ है। एंड इस तरीके से जो मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ रिविजन, वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ कंसोलिडेशन, वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ रिविजन is your answer writing, right, it is your answer writing. So it is the best way to internalize the content, right, when you do answer writing। आपने भी देखा होगा कि जब भी आप कोई चीज कोरे पन्ने पे लिखते हो, इनफैक्ट दिस हैज बीन प्रूवन बाय साइकोलॉजी आल्सो, राइट। साइकोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, धवल, राइट, एंड धवल, व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट, राइट, अंतरा, व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट,
तो अंतरा को कहते हैं एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिया गया, है ना, वो सारे के सारे वर्ड्स जो है एनिमल्स के वर्ड्स हैं, ठीक है। और जो दीपांशु है, ठीक है, दीपांशु को कहते हैं, बोला गया कि बोला गया कि 20 वर्ड्स एनिमल्स के तुम लिखो अपने मन से, राइट। एंड टाइम दिया गया, अंतरा को भी दिया गया टाइम और दीपांशु को भी टाइम दिया गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद टेस्ट लिया गया, है ना, कि जो अंतरा ने जो वर्ड्स पढ़े हैं एनिमल्स के, उनको एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर पे लिखना है, और दीपांशु ने जो वर्ड्स खुद से लिखे थे वो हमने ले लिए। एंड दीपांशु को बोला 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद कि तुमने जो वर्ड्स लिखे थे वो लिखो। एंड दीपांशु का जो रिजल्ट था वो मच मच बेटर था, राइट, एज कंपेयर टू अंतरा, है ना। इसको कहते हैं सेल्फ जनरेशन इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? सेल्फ जनरेशन इफेक्ट। तो जब एक कोरे पन्ने के ऊपर, व्हेन ऑन अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, जब आप क्या कहते हैं एक आंसर लिखते हो, उससे आपकी जो मेमोरी है, उससे आपकी जो इंटरनलाइजेशन है, उससे आपकी जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। क्या मुझे अंतरा, रावी, अनुष्का, तुम बता सकते हो कि अंतरा, व्हाई डिड अंतरा परफॉर्म्ड पुअर कंपेयर टू दीपांशु? ऐसा क्या हुआ? क्या इसके पीछे लॉजिक हो सकता है कि हमने अंतरा को एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिया, ठीक है, और ब्लैंक पीस ऑफ पेपर दिया दीपांशु को, और यहां पे हमने बोला कि दीपांशु तुम अपने वर्ड्स, अपने मन से कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स यहां पे लिखो। उसके बाद हमने ये दोनों चीजें उनसे ले ली, एंड फिर हमने उनको एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर दिया, राइट। अंतरा को भी ब्लैंक पीस ऑफ पेपर दिया और दीपांशु को भी ब्लैंक पीस ऑफ पेपर दिया, एंड दीपांशु वॉज एबल टू रिमेंबर मच मोर वर्ड्स कंपेयर टू अंतरा। ऐसा क्यों हो रहा है? करमवीर कह रहे हैं सेल्फ जनरेशन इफेक्ट। वो तो तुम मेरा ही वर्ड ढूंढ के मेरे को ही बता रहे हो, ठीक है, तो मेरा ही वर्ड ढूंढ के मेरे को ही मत बताओ राइट। मैं जानना चाहता हूं कि मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों हुआ? अंतरा को हमने वर्ड्स दिए थे, दीपांशु ने वर्ड्स खुद लिखे थे, ठीक है। उसके बाद दीपांशु की मेमोरी बेटर आ रही है और अंतरा की मेमोरी कम बेटर आ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बता सकता है स्टूडेंट? लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्रिटिकल थिंकिंग, ये तो इसमें थोड़ी है लैक ऑफ थिंकिंग, हाँ, कनेक्शन ऑफ हैंड एंड ब्रेन। तो खैर सेल्फ जनरेशन इफेक्ट होता है, ठीक है। एंड बिल्कुल आपने ठीक बताया है, ठीक है, थिंकिंग एंड एनालिसिस इसके अंदर जो है गया है, ठीक है। व्हेन ही डिड दिस थिंग, जब इन्होंने लिखा तो अंडरस्टैंडिंग के बाद इन्होंने नोट्स बनाए, है ना। इन्होंने पहले एक थॉट प्रोसेस बनाया एंड उसके बाद कहते हैं ये इंफॉर्मेशन इन्होंने निकाली, ठीक है ना। जबकि इनके केस में कहते हैं इनको रोट लर्निंग करनी थी, ठीक है। तो ये भी चीज कहते हैं, मतलब ये एक्सपेरिमेंट भी प्रूव करता है कि किस तरीके से जो आपकी आंसर राइटिंग है और जो शॉर्ट नोट्स मेकिंग है, क्वेश्चन आंसर राइटिंग आपको फोर्स करता है कि आपको ऑन द स्पॉट लिखना है, ठीक है ना, उस तरीके से। एक और दूसरी चीज होती है आंसर राइटिंग के अंदर आपके, ठीक है, एक और चीज होती है आंसर राइटिंग के अंदर। मेरे बचपन में क्या होता था कि कभी कभी पापा आते थे घर पे, एंड पापा एकदम से मम्मी को बोलते थे कि यू नो दैट सम ऑफ हिज फ्रेंड्स आर कमिंग एंड देयर आर ओनली बाय चांस 15 मिनट्स लेफ्ट, समवन इज कमिंग फ्रॉम द विलेज एंड ओनली 15 मिनट्स आर देयर, तो 15 मिनट में वो लोग आ जाएंगे, उनका लंच प्रिपेयर करना है, ठीक है। एंड उसके बाद कहते हैं माई मदर यूज टू एक्चुअली एंटर इन टू द किचन एंड शी यूज टू एक्चुअली हैव द फूड रेडी इन 15 मिनट्स, राइट। एंड आई यूज्ड टू बी अमेज्ड लुकिंग एट हर, राइट। वो बिल्कुल ऐसे, मतलब उनको पता होता कि पूरी किचन के अंदर कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, राइट। एकदम से खट 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 खट, ठीक है, सारी की सारी चीजें अरेंज हो रही है, उधर चार चार गैस चल जा रही हैं, ठीक है, उसके अंदर ये जा रहा है, उसके अंदर वो जा रहा है, उसके अंदर वो जा रहा है, और 15 मिनट के अंदर जो है मतलब खाना तैयार। आपके घर में है कुछ, कभी ऐसा हुआ है आपके घर में? आपने कोई ऐसी चीज देखी है? मतलब मेरे बचपन में देखी थी। एंड जब मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, राइट, तो मतलब ये चीज अल्टीमेटली रियलाइज हुई कि हमको अपनी वो मम्मी बनना है ना। वो जो किचन है, किचन के अंदर जो सामान रखा है वो एक्चुअली हमारे ब्रेन के अंदर पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। एंड यूपीएससी क्या बोलता है? यूपीएससी भी कुछ इस तरीके से करता है कि हमको 6 मिनट देता है, 10 मिनट देता है और बोलता है इसके ऊपर लिखो, है ना। एंड यूजली जो क्वेश्चन, नहीं, वो तो यूपीएससी एक तरीके से बोल रहा है कि नई सब्जी बना के हमको दो इन 5 मिनट्स, है ना। तो अगर हमारे पास वो इंफॉर्मेशन, ठीक है, इस तरीके से है, अगर हमारे को वो प्रैक्टिस है, हमको लोकेटेड है वो इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से, देन विद इन अ स्पैन ऑफ 5 मिनट्स हम वो काम कर सकते हैं। और जो आंसर राइटिंग होती है वो हमको फोर्स करता है वो बनने के लिए,
ठीक है, इट फोर्सेज अस। तो इससे आपकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बनती है, ठीक है। आपको ये पता चलता, आपको पता चल रहा था, आप सोचते थे यार टॉपिक आपका प्रिपेयर्ड है, बट उस टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो वो क्वेश्चन जिस एंगल से पूछा गया आप उसका आंसर नहीं लिख पा रहे हो, राइट। तो एज अ रिजल्ट आपको अपने गैप्स भी पता चलते हैं, एंड उसकी वजह से आपकी परमानेंट मेमोरी बनती है। वंस यू राइट समथिंग, it goes into your permanent memory. Once you write an answer, you can filter out the unnecessary information also, क्योंकि एक वर्ड लिमिट भी है कि 150 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है, 250 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है, then you'll be forced to actually choose, you'll be forced to choose, है ना। तो इस तरीके से एक्चुअली रहता है, ठीक है। तो ये हुआ, आगे चलते हैं, ठीक है। तो व्हेन शुड वन स्टार्ट आंसर राइटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आप एक मेरे को एक आंसर राइटिंग करते हैं। आप मेरे को ये बताओ, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म पावर्टी, प्लीज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म पावर्टी। सारे बच्चों को आंसर करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टर्म पावर्टी। आकांक्षा, पार्थ, समुद्रला, यू हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म पावर्टी। Lack of resources for having a well-being life, not able to meet basic needs, lack of basic needs. Very good, very nice. We have a set of very intelligent students, not able to fulfill basic needs. It is a situation where one is not able to meet the needs properly. People who cannot afford basic needs, basic necessity, right? एक चीज इस क्वेश्चन से क्या प्रूव होती है, एक चीज इस क्वेश्चन से ये प्रूव होती है कि यूपीएससी जो है, इट डज नॉट आस्क, यू नो, इट्स सिलेबस इज एक्चुअली जेनेरिक सिलेबस, है ना। इसीलिए उसको जनरल स्टडीज कहा जाता है, कि जो बच्चे, जिन बच्चों ने अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट नहीं भी करी है, इवन दे आर एबल टू आंसर अ क्वेश्चन, यू नो, लाइक व्हाट इज पावर्टी। बट इसको एक यूपीएससी लेवल पे कैसे लेके जाना है ना। सबको ही आंसर कर सकता है ना। आप सबने आंसर किया, ठीक है, मैं अपने घर में भी किसी से पूछूंगा, वो भी लोग आंसर कर पाएंगे, है ना। तो एक यूपीएससी लेवल वाला आंसर कैसे आएगा। तो जो पावर्टी का टॉपिक है, ये जीएस 1 के अंदर भी है, ये जीएस 2 के अंदर भी है पावर्टी का टॉपिक। तो पावर्टी का जो टॉपिक है वो कहते हैं आपका एसए के अंदर भी पूछा जा सकता है, एथिक्स के अंदर भी कहते हैं उसका एक एलिमेंट आता है, जीएस 3 के अंदर तो है ही, है ना। तो पावर्टी के मल्टीपल डायमेंशंस है ना। तो और पावर्टी के मल्टीपल रीजंस हैं, है ना। और यूपीएससी उसको एसए के अंदर भी पूछ सकता है, एथिक्स के अंदर पूछ सकता है, जीएस 1 के अंदर पूछ सकता है, 2 के अंदर भी, 3 के अंदर भी। जैसे अगर मैं अपने सब्जेक्ट का एग्जांपल लेता हूं, तो जो जिस कंट्री के केस में कोलोनियलिज्म रहा हो, है ना, कंट्री विच हैज बीन अ विक्टिम ऑफ कोलोनियलिज्म, राइट, तो वहां पे पावर्टी के जो रीजंस हैं, है ना, और जो वहां पे जो चीजें होंगी वो थोड़ी सी अलग होंगी, है ना। अब कोई सिमिलरली ज्योग्राफी का इम्पैक्ट आता है। अगर कोई कहते हैं डेजर्ट एरिया में कहते हैं पैदा हुआ है, कोई अगर हिली रीजन में पैदा हुआ है, ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम रहेंगी। एज अ रिजल्ट कहते हैं वहां पे डिफरेंट चैलेंजेस होंगे, डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे टू ओवरकम दैट पावर्टी, है ना। आप सब लोगों ने बताया कि बेसिक नीड्स, एंड जो आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, हो सकता है उनकी डेफिनेशन भी, उनकी परिभाषा भी चेंज हो जाए, डिपेंडिंग ऑन ज्योग्राफी, डिपेंडिंग ऑन दी कल्चरल बैकग्राउंड, डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, राइट। तो ये जो है, तो इसीलिए कहते हैं मतलब आपका जो इससे उस लेवल पे यूपीएससी के लेवल तक जाने के लिए, ठीक है, आपको स्टेप नंबर 1 में कुछ एक मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, है ना। अदरवाइज आंसर, अगर आप राइट अवे डे 1 से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके जो आंसर्स होंगे वो काफी जनरल आंसर्स होंगे, वो मल्टी डायमेंशनल आंसर्स नहीं होंगे, है ना। जबकि यूपीएससी में तो आपको चाहिए एक यूपीएससी लेवल वाला आंसर, तो डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं करनी है, ठीक है। आप इसीलिए इसी हिसाब से कहते हैं यूपीएससी में हमने, यूपीएससी के लिए जो हमने अपना स्ट्रक्चर बना रखा है सारथी के अंदर। तो सबसे पहले आपके जो 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले वो पूरे होंगे, है ना। जैसे एमआईएच हो गया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हुआ, एंड आपका ज्योग्राफी हुआ, ठीक है। तो जब ये कोर 4 सब्जेक्ट्स पूरे हो जाएंगे, जब कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट जो है रिलेटिवली मैच्योर स्टूडेंट हो जाएगा, जब उसको मल्टीपल डायमेंशंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, राइट, हिस्टोरिकल, ये डायमेंशंस के बारे में आइडिया लगेगा, उस समय पे अगर आंसर राइटिंग स्टार्ट करी जाए, देन दी आंसर, यू नो, विल बी मच मच बेटर कंपेयर टू यू स्टार्टिंग टू डू आंसर राइटिंग राइट अवे। और अगर शुरुआत के अंदर अगर आप आंसर राइटिंग करते हो और बुक्स की हेल्प लेते हो, तो उस केस में भी क्या चीज होगी, उस केस में भी ये होगा दैट यू मे एंड अप एक्चुअली, यू नो, डूइंग
कॉपी पेस्टिंग, है ना, कि अच्छा ओपन बुक करते हैं तो ओपन बुक से एक चैप्टर का टॉपिक पढ़ा एंड उसका उसके आंसर लिखे तो वो पता चले सेम टू सेम ही चीज़ें आप लिख रहे हो, तो वो प्रोसेसिंग, वो अंडरस्टैंडिंग अभी उस लेवल पे नहीं आई है, राइट। तो इसलिए स्टेप नंबर 1 के अंदर हम कोर फाउंडेशन बिल्ड इन करेंगे, ठीक है। उससे क्या है, स्टूडेंट एक मैच्योर एस्पिरेंट बनता है एंड उसके बाद आपके जो मेंस वाले सब्जेक्ट्स हैं, राइट, मतलब कि मेंस की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपका एमएमपी स्टार्ट हो जाएगा एंड एमएमपी के अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स एक हम मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे एंड जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली मेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे हम करेंगे। इसके अंदर मेंस होगा, इसके अंदर आपका लॉज होगा, लॉज के अंदर आपका लाइव आंसर राइटिंग होगी वहां पे, प्लस आपका राइट स्मार्ट होगा, ठीक है। लॉस के अंदर वरुण सर आपको लॉस कराएंगे, दैट इज लाइव आंसर राइटिंग। शिविन सर आपको कहता है राइट स्मार्ट कराएंगे, ठीक है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बाकी सब चीजें आपको एक गाइडेंस मिलेगा, राइट। प्लस आपकी क्लासेस चलेंगी, यहाँ पे क्लासेस इन सब्जेक्ट्स की भी होंगी, ठीक है, फ्रॉम मोर इंटरकनेक्टेड हायर लेवल पर्सपेक्टिव, ताकि स्टूडेंट को हम एक मेंस के लेवल पे लेके जा सकें एंड जो सब्जेक्ट्स बच गए हैं इनके अलावा, ठीक है, उनकी भी कहते हैं एक मेंस के दृष्टिकोण से यहाँ पे जो है प्रिपरेशन वगैरह रहेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक्चुअली हमको करना है। तो बेसिक कंटेंट से किस तरीके से वी हैव टू मूव टुवर्ड्स यूपीएससी लेवल कंटेंट, सो वो चीज यहाँ पे बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए डे 1 पे आंसर राइटिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। आपको कहते हैं वेट करना है, पहले आपको अपनी फाउंडेशन बिल्ड करनी है और एक बार जब फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगी उसके बाद सारथी आईएएस आपको खुद जो है आंसर राइटिंग की दिशा पे लेके जाएगा, ठीक है, उस रास्ते पे आपको लेके जाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा, और आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा डिले भी नहीं करनी है, ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल कहते हैं, आप कह रहे हो कि जब मैं 100% प्रिपेयर कर लूंगा कोई भी टॉपिक कोई भी सब्जेक्ट तभी मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो जो है उस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंदर कहते हैं यहाँ पे आपका जो है, जैसे आपके जो मिसलेनियस सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एमैक हो गया, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं एमैक के बारे में, तो एमैक भी कवर होएगा यहाँ पे, ठीक है। वो आपको शेड्यूल मिला हुआ है, उस शेड्यूल के हिसाब से सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो ये हमारा जो सिस्टम है तो ये मध्य मार्ग फॉलो करता है, ठीक है, कि बिल्कुल स्टार्ट में भी डे 1 पे आंसर राइटिंग भी हमने स्टार्ट नहीं करी और हमने आंसर राइटिंग को बहुत ज्यादा डिले भी नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट आ जाता है कि हाउ विल अप्रोच आंसर राइटिंग, तो ये वही मैंने आपको बताया, फर्स्ट विल बिल्ड सम फाउंडेशन थ्रू द कोर 4 सब्जेक्ट्स, राइट। एंड उसके बाद कहते हैं जो आपका एमएमपी होगा, मेंस मॉड्यूल होगा, उस पर हम करेंगे पीवाईक्यू बेस्ड राइट स्मार्ट एंड आपका लाइव आंसर राइटिंग। लाइव आंसर राइटिंग का मतलब है कि आप ऑन द स्पॉट वहां पे आंसर्स लिखोगे, है ना, एंड द टीचर विल बी गाइडिंग यू कि कैसे उस चीज को अप्रोच करता है, ठीक है। उसके अलावा सो ओवरऑल क्या चीज एक निकल के आई, पहली तो चीज निकल के आती है कि कंसोलिडेशन, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड चीज आ जाती है राइट स्ट्रैटेजी। तो राइट स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है, ठीक है, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, आपने एक ऐसा पैटर्न देखा है कि एक ही फैमिली से बार बार कहते हैं लोग कहते हैं सिलेक्ट होके आ रहे हैं, आपने कभी ऐसा कुछ नोटिस किया है रिजवान कि हमको ऐसा कुछ दिख रहा है कि मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक फैमिली के अंदर से ब्यूरोक्रेट्स निकल के आ रहे हैं। इनफैक्ट कुछ एग्जांपल तो अभी रिसेंटली जशवंत आई हैड सीन whereby like two sisters are getting selected back to back. तो why does this happen, right? Why is this pattern? मतलब when I was in civil services, so there also there were certain there were certain bureaucrats, है ना, whose parents they were also bureaucrats, whose grandfather was also bureaucrats. So मतलब ये क्या सिस्टम है इसका, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या उनको कोई ऐसी राइट स्ट्रैटेजी पता है जो कि नॉन ब्यूरोक्रेटिक फैमिलीज को शायद से नहीं पता है, राइट? व्हाट इज योर ओपिनियन? क्या ऐसा मतलब खास रहता है ना, लाइक शिवम इज मेंशनिंग द नेम ऑफ अक्षर, right? Then we have seen the Tina Dabi and her sister also, guidance and approach, proper guidance, but proper guidance is nowadays available everywhere. Proper guidance is available everywhere. We all know that coaching are there everywhere and मतलब आज के टाइम पे तो इंटरनेट पे भी यूट्यूब वगैरह सब कुछ, राइट गाइडेंस, प्रॉपर अप्रोच, स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी है क्या? स्ट्रैटेजी एक ऐसा वर्ड है जो कोई भी यूज कर लेता है, पर ना उसका मीनिंग
मतलब बहुत ज़्यादा इलेबोरेट होता है ना, और हर चीज़ की स्ट्रैटेजी मतलब हर डोमेन की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग सी होती है। अगर जैसे मैं अपने एग्जांपल से अगर सोचता हूँ, ठीक है, अगर आज के टाइम पे कोई मेरा यंगर ब्रदर यंगर सिस्टर अगर प्रिपेयर कर रहा है, तो सिंपल भाषा में कोशिश करूंगा, मैं ये कोशिश करूंगा कि जो भी गलतियां मैंने करी थी, नॉट डू दोज मिस्टेक्स फ्रॉम डे वन। आई विल बी ट्राइंग टू टेल हर और हिम दैट व्हाट इज द राइट वे ऑफ मेकिंग नोट्स, व्हेन टू मेक नोट्स, व्हाट टू फोकस अपॉन, है ना। एंड आई विल बी अ 24/7 प्रेजेंस इन फ्रंट ऑफ हर और हिम, राइट। जब भी हमारी कॉन्वर्सेशन होगी किसी भी टॉपिक के बारे में, आई विल बी एक्सचेंजिंग आइडियाज, है ना। एंड देयरफॉर शी हैज अ मेंटर, देयरफॉर ही हैज अ मेंटर, जो कि इन द फॉर्म ऑफ अ फैमिली मेंबर है, राइट। एक कल्चर बन जाएगा घर के अंदर, है ना, एक वे ऑफ थॉट प्रोसेस, वे ऑफ थिंकिंग बनेगा, राइट। तो टू हैव दिस राइट स्ट्रैटेजी, सारथी आईएएस में एक चीज जो बड़ी अच्छी है वो ये है कि आपसे जो भी इंटरेक्ट करेगा, ठीक है ना, उसने एटलीस्ट इंटरव्यू फेस किया होगा, ठीक है। और कुछ हमारे यहाँ पे फैकल्टी हैं हु हैव एक्चुअली क्वालिफाइड द एग्जाम, है ना, जैसे शिविन सर हो गए, मैं हो गया, तो वी हैव एक्चुअली क्वालिफाइड द एग्जाम। एंड जितने भी बाकी लोग हैं, ठीक है, आपका कहते हैं मेंटरशिप भी जो होगा, आपको जो मेंटर वगैरह भी जो उस तरीके से एलोकेट होंगे, तो उसके अंदर भी ये रहेगा कि एटलीस्ट यू हैव फेस्ड इंटरव्यू, ठीक है। तो जो माहौल उन बच्चों को बाय डिफॉल्ट अवेलेबल रहता है, बचपन से अवेलेबल रहता है ना, एक वे ऑफ थॉट प्रोसेस, एक वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन, एक वे ऑफ थिंकिंग अबाउट थिंग्स, है ना, तो वो चीज़ कहते हैं हम आपको सारथी में देने की कोशिश करेंगे। एंड कोशिश क्या करेंगे, दे ही रहे हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ दिस, कि जो जो भी व्यक्ति आपसे इंटरेक्ट करेगा, दैट पर्सन हैज एटलीस्ट फेस्ड इंटरव्यू, and therefore that person has already committed those mistakes, and that person will try to ensure in her or his own way कि आप वो गलती ना करें जो गलती उसने करी, ठीक है। जैसे जब मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा, तो मैं भी आपसे मेरी हर इंटरेक्शन के अंदर आपको एक ये फोर्स एलिमेंट ऑफ फोर्सफुलनेस नजर आएगी कि जो गलती मैंने करी है वो स्टूडेंट ना करे, जो गलती मैंने करी है वो स्टूडेंट ना करे, ठीक है। तो हमारी तरफ से कहते हैं ये वाला एनवायरनमेंट और ये वाला एफर्ट एक्चुअली आपको मिलेगा। एंड दैट इज वाई अ मेंटर इज मैंडेटरी। तो सारथी आईएएस के अंदर मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप लोगों को भी, जिन लोगों ने 1-to-1 मेंटरशिप वाला चीज चूज किया होगा, उनको 1-to-1 मेंटर मिलेगा। एंड जिन लोगों ने 1-to-1 की जगह ग्रुप मेंटरशिप चूज किया होगा, तो वहाँ पे ग्रुप मेंटर मिलेगा। एंड उसमें भी जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया वो एप्लीकेबल होगा, दैट एनी पर्सन हु इंटरेक्ट्स विद यू एटलीस्ट हैज फेस्ड इंटरव्यू एंड हैज कमिटेड those mistakes and has found solution to many of those mistakes, राइट। तो वो आपको एनवायरनमेंट हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो भी, और जो आपकी ये मेंटरशिप होगी, ये भी आपकी कॉन्टिन्यूस मेंटरशिप होगी, ठीक है। अभी राइट नाउ भी एक फॉर्म ऑफ मेंटरशिप चल रही है ना, दिस इज योर इंट्रोडक्टरी मेंटरशिप। उसके बाद क्या कहते हैं, आगे जाके, जैसे आगे जाके आपका क्या कहते हैं, वो भी चीज़ आएंगी, यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया मैंने स्केड्यूल, बट वेरी सून शिविन सर विल बी टेकिंग ए सेशन विद यू, है ना, वेरी सून, है ना। आपके सचल सर विल बी टेकिंग ए सेशन विद यू, तो ये सब होगा। एंड उसके बाद क्या कहते हैं, हमारे जो सब्जेक्ट जब भी कोई स्टार्ट होगा, तो जो फर्स्ट क्लास ऑफ द सब्जेक्ट है उसमें सब्जेक्ट रिलेटेड मेंटरशिप, है ना। जैसे आप स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारी चीज़ें पूछी, कि जैसे मैंने बताया कि मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, तो स्टूडेंट्स दे हैड सर्टेन क्वेश्चंस कि ओल्ड एनसीईआरटी करें या न्यू एनसीईआरटी करें, है ना, क्या सोर्सेज हमारे होने चाहिए, है ना। कुछ सिलेक्टेड लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ सिलेक्टेड लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट के अपने अपने नुएंसेस होते हैं। तो हर सब्जेक्ट की जो पहली क्लास होगी उसमें आपको सब्जेक्ट लेवल मेंटरशिप मिलेगी। एंड बाकी आपके मल्टीपल सेशंस होंगे, और आपको जो मेंटर एलोकेट होगा वो 15 दिन बाद एलोकेट होगा, ठीक है। इन 15 दिनों में आपसे डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी इंटरेक्ट करेंगे, जैसे आज मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मेंटर मिल जाएगा वहाँ पे। तो सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी सेशंस विल बी टेकन बाय दी कंसर्न फैकल्टी। जैसे सबसे पहले आपके केस में जो सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, दैट इज गोइंग टू बी ज्योग्राफी, राइट। तो अभी आपका कहते हैं जो नेक्स्ट आपका सेशन होगा, ठीक है, मतलब जो सब्जेक्ट आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा, दैट विल बी ऑन 20th of July at 4:30 p.m. सो ज्योग्राफी ओरिएंटेशन विल बी डन बाय पल्लवी मैम, ठीक है। तो आपका इस सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। देन शालिनी इज आस्किंग व्हाट एग्जैक्ट थिंग टू फोकस एंड वेयर टू गेट दैट।
यही सब चीज़ें बताई जाएंगी आपको. Yes, I'll teach ancient also, I'll teach medieval also, right? I'll teach art and culture also. Okay. And I'm going to begin with modern Indian history. Modern Indian history से हम इसलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए रिलेटेबल रहता है ना. तो स्टूडेंट जो नेम्स ऑफ छोटी सी चीज़ है, जो जगहों के नाम आज हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर, जब हम एक थिक ऑफ थिंग्स में आते हैं, वही जगहों के नाम तब भी थे, है ना. तो स्टूडेंट एक छोटी सी चीज से भी रिलेट कर पाता है. जो हमारे लीडर्स रहे हैं मॉडर्न एरा के, उन लीडर्स के बारे में स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोचा हुआ है. तो इसलिए हम पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के लिए फिर वो फाउंडेशन का बेस बनाना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी जो MIH है, ठीक है, इट ब्रिंग्स मोर मार्क्स टू द टेबल एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, है ना. वैसा अगर हम देखें तो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम स्पेशली देखते हैं तो, ठीक है. तो ऐसा रहेगा. ड्यूरेशन ऑफ द क्लास जो है 3 आवर्स होगी, ठीक है. कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट क्वेरीज, है ना. कि अगर बाई चांस जैसे टीचर ज़्यादा क्वेरी ले रहे हैं स्टूडेंट के, तो वो 3.5 आवर तक क्लास एक्सटेंड हो गई, 3 आवर्स हो गया, 3 आवर्स आप मान के चलें. बट कभी कभी क्या कहते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. 3 आवर्स, 3 आवर 15 मिनट, 3.5 घंटा, 3 घंटा, इस तरीके से आपका रहेगी क्लास. 3 घंटे की आप चलें, ठीक है. तो 3 घंटे की रहेगी, तो 10-15 मिनट, ठीक है. किसी केस में किसी क्लास के अंदर ज़्यादा डाउट्स वगैरह किसी को जाते तो 3.5 घंटा हो गया. तो 3 घंटे से लेकर 3.25 घंटे का रहेगा, ठीक है. हाउ मेनी क्लासेस विल बी कंडक्टेड ईच डे? तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 1 क्लास पर डे आपकी रहेगी, ठीक है ना. एंड आपका कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन आपकी डबल क्लास हो, कुछ दिन, ठीक है. मतलब जैसे सब्जेक्ट नंबर 1 स्टार्ट हो गया, अब सब्जेक्ट नंबर 2 जब स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ दिन ऐसे निकल रहे हैं जहां पे 2 क्लासेस हैं. बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है आपकी 1 क्लास पर डे रहेगी, ठीक है. तो ऐसा स्केड्यूल आप चेक करो, यहाँ पे आपको देखो बताया मैंने 20 जुलाई को आपकी ज्योग्राफी की ओरिएंटेशन क्लास है. तो आपकी सब्जेक्ट की क्लासेस कब स्टार्ट हो जा रही हैं? 20 जुलाई से स्टार्ट हो जा रही हैं. और उससे पहले आपकी ओरिएंटेशन होंगी. जैसे पहला ओरिएंटेशन सेशन है, इसी तरीके से बाकी जैसे भी टीचर्स जो हैं, शिविन सर और सजल सर, ये भी आपसे आके मिलेंगे अभी से लेकर 20 जुलाई के बीच में, ठीक है. उसके बाद क्या कहते हैं, 2 टाइप के ये प्रोग्राम्स हैं. तो आपका 1-to-1 मेंटरशिप है, ग्रुप मेंटरशिप है. यहाँ पे देखो हाईलाइटेड है. ग्रुप्स दे विल बी फॉर्म बाय 1st of August, राइट. एंड आपके जो 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस हैं, दे विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 1st of August, ठीक है. तो ये टाइम ड्यूरेशन क्यों रहता है शुरुआत में 15 दिन का? ताकि आप सिस्टम को, इकोसिस्टम को थोड़ा सा समझ जाओ, थोड़ा सा आपकी इंटरेक्शन होगी. एक आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है, तो उस तरीके से उसको स्मूदन एंट्री उसको हम देते हैं, ठीक है. तो ऐसा क्लासेस 7 डेज नहीं होंगी. क्लासेस विल बी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. संडे आपकी कहते हैं छुट्टी रहती है यूजुअली, जो एक यूजुअल पैटर्न है, ठीक है. दैट इज मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास होती है. 4:30 PM पे क्लास होएगी, ठीक है. 3 घंटे, 3.25 घंटे, ठीक है. कुछ केस में, एक आधे केस में, ठीक है, कुछ क्वेरीज वगैरह ज़्यादा ले लिए तो 3 hour 25 minutes, इस तरीके से 3 hours वैसे एक स्टैंडर्ड है. एंड संडे आपकी छुट्टी रहेगी, संडे विल बी ऑफ फॉर यू, ठीक है. अब थर्ड कंपोनेंट पे आ जाते हैं, एंड दैट इज वंस शेयर ऑफ लक. आप में से, क्योंकि हम डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स देख रहे हैं, तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स में आप मेरे को ये चीज बताओ कि लक का आप कितना फैक्टर मानते हो, ठीक है. एज पर यू इसमें देखते हैं कर्मा, डेस्टिनी, चांस, प्रोबेबिलिटी, ठीक है. तो आपके हिसाब, इसको आप कुछ भी कह लो इस लक को. कुछ लोग इसको कर्मा डिफाइन करते हैं, कुछ लोग को डेस्टिनी डिफाइन करते हैं. तो एक पोल करते हैं, ठीक है. आपके हिसाब से क्या कहता है लक का, क्या मतलब एक रूल रहता है, व्हाट इज द रोल ऑफ लक, ठीक है. तो इसके अंदर, पोल के अंदर जो है, ए हम डिसाइड कर लेते हैं कि 100% लक, बी 50% लक, एंड सी नो लक फैक्टर, राइट. तो इसके अंदर 3 ऑप्शंस रहेंगे, तो डी तो कुछ खैर है नहीं, ठीक है. तो ये आप मुझे बताओ कि व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस रिगार्डिंग दिस. यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए वो फाइनल 1000 स्टूडेंट्स के आसपास तक की लिस्ट के अंदर आने के लिए, लाइक व्हाट इज द नंबर 1 फैक्टर, व्हाट इज द की फैक्टर, राइट. आपको क्या लगता है लक कितना रोल प्ले करता है? 50% लक फैक्टर प्ले करता है रोल, 100% लक फैक्टर रोल प्ले करता है,
ठीक है, नो या फिर मिनिमल 10-20% आप बोल रहे हो तो उसको मैं नो के अंदर डाल दूंगा, नो या मिनिमल लक फैक्टर। मेरा भी एक ओपिनियन है, मैं भी अपनी वोट डाल देता हूँ, मैं वोट ए डाल रहा हूँ, या फिर ए तो नहीं, जो मेरा कंपोनेंट है, हाँ, लक फैक्टर ए डाल देता हूँ, 100% लक फैक्टर। लिस्ट के अंदर नाम आएगा ही नहीं आएगा, 100% ए फैक्टर। इट प्लेज अ रोल बट कैनॉट बी क्वांटिफाइड। So should we use notes provided or make our own notes? नहीं, obviously you are going to use the notes which are being provided to you, right? And उसके ऊपर क्या कहता है, जो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं वो आप बना सकते हो, है ना। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, आप कितनी भी बार देख सकते हो रिकॉर्डेड क्लासेस, यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लासेस, और लाइव क्लास यू विल गेट एज रिकॉर्डेड, एंड आप उसको कितनी बार देख सकते हो, देयर इज नो लिमिट ऑन दैट। ठीक है, सो लेट्स सी द रिजल्ट्स। Right, so 8%, I am in minority, only 8% are with me, right? 78% people, they say 50% luck, right? And minimal or no luck factor, it is C। ये D में, D तो ऑप्शन भी नहीं था, कौन क्लिक कर रहा है D? right? तो खैर, ट्विस्ट है, मैं जो कह रहा हूँ कि 100% लक, तो मेरा मानना यह है कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए 100% हार्ड वर्क चाहिए होता है, स्मार्ट वर्क चाहिए होता है, और उसके ऊपर कहते हैं 100% आपका लक फैक्टर चाहिए होता है। मतलब आप उसको कह सकते हो कि मैं बेसिकली 50% लक फैक्टर कह रहा हूँ, है ना। एंड उसका रीजन ये है, मैंने इतने टैलेंटेड लोग देखे हैं, है ना। जैसे सारथी के अंदर भी, जैसे मैंने बताया कि एवरी पर्सन दैट विल इंटरेक्ट विद यू हैज फेस्ड इंटरव्यू, है ना। तो जैसे वरुण जैन सर ही हैं, तो वरुण जैन सर का क्या कहते हैं, मतलब ही इज अमेजिंगली टैलेंटेड पर्सन, आईआईटी भी क्वालिफाई किया उन्होंने, अमेजिंग टीचर ऑल्सो, है ना। कितने सारे स्टूडेंट्स कहते हैं उनके हाथ से निकल के कहते हैं, मतलब बने हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस एटसेट्रा, बाकी सारे सर्विसेज, राइट। एंड ही डिड नॉट गेट इनटू द लिस्ट, राइट। तो वेरी वियर्ड, उसको आप कैसे जस्ट, मतलब मैं कैसे जस्टिफाई करूं, मुझे तो यही समझ में आता है कि यार 100% हार्डवर्क है, एंड उसके बाद ऑन द टॉप ऑफ दैट यू रिक्वायर 100%, जो भी है ना। आप उसको 50-50 आप कह सकते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं नो लक फैक्टर कह रहे हैं, तो उसको शायद से कुछ लोग चांस कहते होंगे कि कोई चांस की चीज हो जाती है, बट ठीक है, आप इसके अंदर मानते हैं नहीं मानते हैं, वॉट एवर बी द थिंग, अल्टीमेटली इट इज समथिंग जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। इट इज समथिंग विच इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, है ना। उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो चांस हुआ, चाहे लक फैक्टर हुआ, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड लक फैक्टर होता है, जिन लोगों ने कहा कोई लक फैक्टर नहीं होता, कोई चांस नहीं होता, सॉरी आई डिसएग्री विद यू। आप एग्जाम्पल ही ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरव्यू है, राइट, एंड यू आर द फोर्थ कैंडिडेट, ओके, बट जो फर्स्ट 3 कैंडिडेट्स हैं, राइट, दे आर द फ्यूचर ऑल इंडिया रैंक 1 2 3, है ना। हाइपोथेटिकली ऐसा सोच के देखो, है ना। तो इमेजिन कि उन्होंने बहुत शानदार जवाब दिए होंगे, हर क्वेश्चन के बड़े अच्छे जवाब दिए होंगे। तो जब आप 4th नंबर पे जाके आपका इंटरव्यू होगा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है ना। अगर आप पहले व्यक्ति होते इंटरव्यू देने वाले, है ना, तो शायद से उनके माइंड में थोड़ा सा वो बायस जो आ जाता है वो नहीं होता, है ना। अब आपके ऊपर कहीं ना, आपको पता नहीं है, बट उनके माइंड में क्या है कि अच्छा, दैट इज, वो सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो उन्होंने पहले 3 कैंडिडेट से पूछा है, एंड समवेयर यू हैव टू बीट इट एंड यू डोंट इवन नो इट, राइट, हो जाता है ऐसे। सो इट हैपन्स। या फिर आंसर चेकिंग हुई, है ना, तो आंसर चेकिंग कर रहे हो, उसके अंदर ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, है ना। देयर सम आंसर चेकर, क्योंकि अभी तक एआई तो आंसर चेकिंग पे लगाया नहीं है, राइट। समवन इज एक्सट्रीमली टायर्ड, या फिर समवन हैज सीन 10 आंसर्स विच आर वेरी वेरी गुड आंसर, एंड योर कॉपी इज 11th कॉपी, राइट। तो देयरफॉर एक बेंचमार्क दोबारा ऊपर सेट हो जाता है। तो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स दे डू प्ले अ रोल, है ना। तो ये सब चीजें खैर होती हैं, ठीक है, बट इस चीज को हम कंट्रोल में नहीं कर सकते। बट जो हम कंट्रोल में कर सकते हैं दैट इज दिस हार्डवर्क, राइट। एंड ये हार्डवर्क कहते हैं हमको और आपको मिलके करना है। तो आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है, ठीक है, कि क्लासेस जब होंगी तो प्लीज आप सब लोग डिसिप्लिन मेंटेन रखो, ठीक है। काफी बार कहते हैं चैट बॉक्स में होता है कि लोग आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो टीचर पढ़ा रहा है बट बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या है कि जो सीरियस कैंडिडेट है वो भी डिस्टर्ब होता है। एंड टीचर फिर जब कोई क्वेश्चन पूछने आता है आपसे, वो देखता है यहाँ पे कि आप लोग कुछ और ही अपनी मटर गश्ती कर रहे हो, मतलब कि आपका फिर क्लास के ऊपर बाई चांस से ध्यान नहीं है। तो ये डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है ना। क्लास के ऊपर, क्लास को टाइम से स्टार्ट करना, है ना, टाइम पे अवेलेबल होना,
है ना। तो सारथी आईएएस में फैकल्टी ट्राइज टू इंश्योर कि सारे के सारे क्लासेस जो है बिल्कुल जो है टाइम बाय स्टार्ट हो, अनटिल अनलेस कुछ और चीज़ ऐसा अनअवॉइडेबल टाइप की चीज़ ना हो जाए, ठीक है। तो बी डिसिप्लिन्ड, राइट, फॉलो योर टीचर्स, फॉलो योर फैकल्टी, एंड कम से कम ये जो हार्ड वर्क है, इट टेक्स टू हैंड्स टू क्लैप ना। तो हम अपनी साइड से 100% हार्ड वर्क करेंगे। बचा हुआ जो काम तुम्हारा है, तुमको भी वो करना है। प्रॉमिस करते हो क्या सारे के सारे बच्चे मुझसे कि अपना एंड ऑफ द बार्गेन पूरा करोगे? अपना एंड ऑफ द बार्गेन पे जितनी हार्ड वर्क करनी होगी उतना हार्ड वर्क करोगे? और मेरी क्लासेस खैर वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, मेरी क्लास में तुम 3 घंटे बोर भी नहीं होगे। खैर, एनीवेज, क्या आप करते हो मेरे से प्रॉमिस? हम अपने एंड पे प्रॉमिस करते हैं कि जो दी बेस्ट से बेस्ट हो सकेगा, ठीक है, दैट लेवल ऑफ हार्ड वर्क वी आर गोइंग टू डू फॉर यू। बट you can make a horse come near the well, but you cannot force the horse to drink the water, right? वो काम आपका एंड ऑफ द बार्गेन है और आपको वो करना है। और वो करने के लिए आपको आज का दिन याद रखना है कि आपने अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करी है, ठीक है। कई बार स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कि सर बस पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, है ना, वी आर इन आवर सेकेंड ईयर ऑफ प्रिपरेशन, पर बस पढ़ाई करने का सर बस मतलब बस मन सा नहीं कर रहा। वो कहीं ना कहीं उस दिन को भूल चुके होते हैं जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया था दैट यूपीएससी इज देयर ड्रीम, राइट। देन आई सिंपली से कि इधर यू ट्राई टू फाइंड दैट मोटिवेशन, वरना अपना ड्रीम चेंज करो, है ना। बिकॉज लाइफ में एक मिशन मोड में रहना बहुत जरूरी होता है इफ यू रियली वांट सक्सेस। तो आज का जो दिन है, ठीक है, और जब तुमने डिसीजन लिया था अपनी लाइफ में दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, वो एक, वो जो रीजंस हैं, दे आर कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। उसको नहीं छोड़ना है ना, उसको पकड़े रहना है। उसको आज ही कहीं किसी डायरी पे लिख लो। अभी ओरिएंटेशन सेशन खत्म होगा, एक डायरी पे नोट डाउन करो कि व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू परसू माय ड्रीम ऑफ यूपीएससी, व्हाट इज माय पेन। बड़ी पर्सनल बातें उसके अंदर जो आपकी हैं, यू राइट दैट डाउन, राइट। जब तुम्हें कुछ डिस्ट्रैक्शन आएगा लाइफ में, ये जो डायरी है, इट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर यू, ठीक है ना। तो ये चीज आपको करना है, ठीक, राइट। तो खैर ये है, तो बेसिकली कहते हैं ये सारी चीज़ें हमको करनी है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ही ली हैं, ठीक है। तो बाकी जो वेरिएबल्स हैं, एक आइडियल एस्पिरेंट बनना है, जो मैंने आपसे प्रॉमिस अभी निकाला है। आपको हार्ड वर्क करना है, ठीक है। आपको मैक्सिमम नॉलेज के पीछे नहीं भागना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे, टीचर्स की गाइडेंस के साथ, ठीक है। आपको ऐसी नॉलेज को गैदर करना है जो यूपीएससी के लिए काम की है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम क्वालिफाई करना है हमको, ठीक है ना। तो इस टाइप की चीज़ हमको करनी है। तो आइडियल एस्पिरेंट, आपसे जो मैंने अभी प्रॉमिस लिया, दैट यू हैव टू स्टे डिसिप्लिन, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, राइट। उसके बाद कहते हैं रीड रिवाइट प्रैक्टिस, ये हमारा मोटो रहेगा, ठीक है। तो ये है। बाकी इज देयर एनी डिफरेंस इन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर 2027? आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं होगा, है ना, जो 2027 ज्वाइन कर रहा है, 2028 ही ज्वाइन कर रहे हैं हम, है ना। तो बेसिकली कहते हैं क्या डिफरेंस इन स्ट्रैटेजी है, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस है आपके माइंड में? क्या आपके माइंड में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने सोचा है, या जिसके कोई दोस्त हैं जो सोच रहे हैं कि वेदर वी शुड ज्वाइन 2027 बैच और 2028 बैच? इज देयर एनी डिफरेंस इन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? क्या पूछ रहे हो अभी तक, बताओ। क्लास का टाइमिंग 4:30 PM से रहेगा, 4:30 PM से 8 PM आप मान के चलो, उसके बीच में हो जाएगा। बाकी 4:30 से 7:30 यूजली रहेगा। सो नीरज, आई हैव टोल्ड यू। अबिता, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन अगेन। सर, अच्छा, 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या क्लास 9 ऑनवर्ड्स? 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। एंड हर सब्जेक्ट के केस में सिचुएशन अलग होती है, ठीक है। तो सिचुएशन अलग अलग होने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करता हूँ, तो एमआईएच के अंदर 11th और 12th की एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी अगर हम करते हैं, दैट इज गुड इनफ, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री की पर अगर मैं बात करता हूँ, तो उसके अंदर शायद से, इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली, क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है उसके कुछ टॉपिक्स मतलब करने होते हैं, ठीक है। बाकी फोकस ये है कि जो सारथी आईएएस का आपको रिसोर्स मिलेगा, ठीक है। तो जो मेरी जो बुक है, जो मुझे बुक लिखनी थी, वो मैंने लिख ली है। एंड उस बुक का क्या कहते हैं, उस बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट कहते हैं एक तरीके से। मैं मतलब
मतलब मैं सारथी आईएएस के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो चैप्टर्स में शेयर कर रहा हूँ सारे के सारे, ठीक है। तो अभी पब्लिश नहीं हुई है, बट पब्लिश होने से पहले ही कहते हैं मतलब कि जो सारथी के स्टूडेंट्स हैं उनको मिल जाए। तो उसके अंदर जैसे मैं अपनी बात करूँ तो वो वन स्टॉप सोल्यूशन बनाने की कोशिश करिए, जिसके अंदर आपको कोई स्पेक्ट्रम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर आपको कोई और एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, न्यू एनसीईआरटी करनी चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को करनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी टीचर को ये नहीं बोलना चाहिए कि एनसीईआरटी मत करो। तो बाय डिफॉल्ट 11th और 12th की न्यू एनसीईआरटी के ऊपर आप फोकस करो, एक वो स्टैंडर्ड रूल आप बना लो विद रिस्पेक्ट टू ऑल द सब्जेक्ट्स। बाकी हर सब्जेक्ट के केस में जो आपको फैकल्टी है वो बताएंगे कि एनसीईआरटी जो है कुछ दूसरी क्लास की करनी है तो, है ना। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट 11th और 12th है, ठीक है, कोई 6 से लेकर 12 तक की करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आप 12 सब्जेक्ट भी लेके चलते हो तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 6, राइट, 72 बुक्स, राइट, कम ऑन, यू आर गोइंग टू डू 72 बुक्स, right? That's just not feasible, that that's a random burden that you have on your mind, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आप 11th और 12th की मान के चलो, बाकी सब्जेक्ट वाइज जो फैकल्टी है वो आपको बता देंगे। स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मेरे क्लास ज्वाइन करोगे तो स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो तुम्हें पढ़ना पढ़ो, ठीक है, बट मैं जो है स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ाता, ना मैं स्पेक्ट्रम पढ़ाता, ठीक है, और ना मैं स्पेक्ट्रम रिकमेंड करता, ठीक है। मेरे केस में जो आपको रिसोर्स मिलेगा, ठीक है, आपको चैप्टर्स मिलेंगे, ठीक है, वो चैप्टर्स आपने करने, ठीक है, एंड दैट इज गुड इनफ। तो अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो आपको जो रिसोर्स है वो भी पता चल जाएगा, तो स्पेक्ट्रम वैक्ट्रम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे ओपिनियंस बहुत क्लियर हैं उस चीज़ के बारे में, राइट। बाकी आपको फोमो होता है कि स्पेक्ट्रम नहीं करिए, तो दैट्स योर कॉल, ठीक है ना। तो खैर, विल ओपन द हाउस फॉर दिस थिंग। तो डिफरेंस इन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी 2027 2028, तो कोई डिफरेंस इन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी नहीं है, द ओनली प्राइमरी डिफरेंस इट इज ऑफ टाइम, राइट। जो टाइम पीरियड है फॉर एलोकेशन वो एक डिफरेंस है। जब हम 2028 बैच कर रहे हैं तो 2028 बैच के अंदर हम क्या करेंगे, दैट इज फॉर 1 ईयर वी आर गोइंग टू बिल्ड योर फाउंडेशन, राइट। इसके अंदर आपके कोर 4 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, C1 C2 C3 C4, प्लस ऐसे सब्जेक्ट्स इसके अंदर आ जाएंगे जहाँ पे जो है जैसे एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, सीजैट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के सब्जेक्ट जिनका एमैक हो गया, ठीक है, इस टाइप के सब्जेक्ट्स जो आपका क्या कहते हैं जिनका प्रीलिम्स के अंदर काफी ठीक ठाक रूल रहता है। तो पहले एक साल में हम सबसे पहले कोर 1 2 3 4 करेंगे और एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीजैट एमैक करेंगे। उसके बाद कहते हैं 2027 के अंदर जब हम पहुंचेंगे तो मिड 2027 के अंदर से फिर हमारा क्या कहते हैं स्टार्ट हो जाएगा एमएमपी। एमएमपी के अंदर आपका जो मेंस ओरिएंटेशन के हिसाब से जो हमने पढ़ना है वो हम उसको करेंगे, ठीक है। तो ये एक आपका स्ट्रक्चर रहेगा। ये 2028 है, दिस इज मच मच बेटर। 2027 के केस में अभी टाइम फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड ये खैर चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बट टाइम फैक्टर इट इज़ वेरी वेरी लेस। एंड उस केस के अंदर हम लोग दूसरा मेथड फॉलो करते हैं जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बट उसके अंदर चीज़ें कॉम्प्रेस होती हैं रिलेटिवली। उसके अंदर कहते हैं अभी से लेकर सिर्फ शुरुआत में कहते हैं फाउंडेशन कवर होता है, एंड उसके बाद फिर कहते हैं थोड़ा सा जो उसके अंदर फिर हम डायरेक्टली मेंस के अंदर उसके अंदर जाते हैं, बट यहाँ पे हमको कम समय मिलता है, टाइम फैक्टर कम है यहाँ पे, हमको यहाँ पे रफली 6 मंथ्स के आसपास मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम कहते हैं फाउंडेशन कवर करेंगे 4 to 6 मंथ्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इतना टाइम कहते हैं फाउंडेशन को दिया जाता है, जबकि जब आप कहते हैं यहाँ पे 2028 वाला ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो 2028 के अंदर हम फाउंडेशन के अंदर ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, तो काफ़ी सॉलिड फाउंडेशन मिलती है। तो मैं अगर अपने किसी भाई बहन को बोलता कि कोई भी बैच ज्वाइन करो तो मैं एक्चुअली 2028 बोलता हूँ, ठीक है, या फिर मैं उनको ये कहता कि चलो ठीक है तुमको ज़्यादा है तो तुम 2027 ज्वाइन करो ताकि तुम्हारा सिलेबस कुछ तुम्हें करना है स्पेशली कि थोड़ा सा फास्ट स्पीड पे करना है, बट अटेम्प्ट तुम 2028 का ही दो, अभी हम जिस मुकाम पे हैं अभी, ठीक है। तो मतलब दैट्स अ वेरी आइडियल कोर्स जो कहता है आप सब लोगों ने ज्वाइन किया। ऑप्शनल के लिए कहते हैं वरुण जैन सर आपके साथ स्पेशल एक सेशन लेंगे, ठीक है, कि ऑप्शनल को कैसे अप्रोच करना है क्या है, ठीक है। तो उसके लिए आपका सेपरेट सेशन होगा। अब आपके अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो हम 5-10 मिनट तक वो क्वेरीज ले सकते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल रैप अप। पूछो नंदिनी, क्या पूछ रहे हो सर? सेल्फ स्टडी क्या पूछना चाह रहे हो इसके अंदर सर? सेल्फ स्टडी से पूरा एक सेंटेंस लिखो सो दैट आई एम एबल टू आंसर यू इफेक्टिवली।
सेल्फ स्टडी क्या मतलब, पूरा एक डायलॉग तो कुछ बोलो। सेल्फ स्टडी मतलब मैं क्या बताऊं सेल्फ स्टडी से? हिली मे बी यू हैव ज्वाइंड लेटर। मैंने आपको बताया ना, आपका 20th ऑफ जुलाई को कहते हैं फर्स्ट आपका सेशन रहेगा। क्लासेस आपके तो स्टार्ट होंगी, लाइव क्लासेस। उससे पहले कुछ कुछ ओरिएंटेशन होगा। सो लेट्स सी रेगुलर क्लासेस दे आर फ्रॉम, तो इसका मतलब रंजना यू आपने लेट ज्वाइन किया है या फिर आप कुछ इधर उधर की बातें कर रहे थे जब मैं आपसे बात कर रहा था तो। सर कैन वी गेट पीपीटी ऑफ दिस क्लास? ठीक है, आई अपलोड इट। ठीक है, वो आपको मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है, मिल जाएगा आपको। देन लेट्स बिगिन फ्रॉम हेली लाइव क्लास। आई हैव आंसर्ड दैट। नमन पूछ रहे हैं सर डज कॉलेज मैटर्स इन सक्सेस ऑफ यूपीएससी? नहीं मैटर करता यार। काफ़ी सारे मेरे बैचमेट्स हैं जो बहुत ही मतलब नॉन ग्लैमरस टाइप के कॉलेज से हैं, बहुत ही नॉर्मल कॉलेज से हैं, एंड दे गॉट देयर टॉप रैंक्स। तो कॉलेज मैटर नहीं करता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि कॉलेज ज़्यादा अच्छा हो तो थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं इंटरव्यू के अंदर एक आपसे थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, बट नहीं मैटर करता है। पूजा इज आस्किंग हाउ रेलिवेंट इज हैविंग अ बैकअप प्लान इन यूपीएससी? बैकअप प्लान डेफिनेटली होना चाहिए पूजा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट हम अपना पूरा मेहनत से दें, राइट? And after that we should just in case if we are not able to crack in first attempt, तो थोड़ा सा हमारा ओरिएंटेशन शुड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स प्लान बी। ठीक है, खास करके जब हम एग्जाम से थोड़ा सा दूर हैं, जब हम प्रीलिम्स से थोड़ा सा दूर हैं, उस समय पे हमको अगर जो है थोड़ा सा टाइम अलग से निकालना चाहिए फॉर द पर्पसेस ऑफ डूइंग द अनकॉमन पार्ट ऑफ यूपीएससी एंड आर प्लान बी। जैसे स्टेट पीसीएस एग्जाम अगर प्लान बी है, तो जो अनकॉमन सिलेबस है उसको कहते हैं थोड़ा सा टाइम हमको उधर में देना चाहिए। ठीक है, बट फर्स्ट अटेम्प्ट आप होल हार्टेडली, राइट, एट टाइम्स टीचर्स से कि फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स आप होल हार्टेडली दे लीजिए, एंड आफ्टर दैट यू शिफ्ट टुवर्ड्स योर प्लान बी। बट थोड़ा सा प्लान बी रखना चाहिए माइंड में, राइट? क्यों रखना चाहिए माइंड में? इसलिए नहीं कि मतलब हम लाइफ में क्या करेंगे या कुछ वैसा। एक्चुअली जब हम अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हमें कोई टेंशन नहीं होती है, सेकेंड अटेम्प्ट में भी यूजुअली टेंशन होती है, बट जब हम थर्ड अटेम्प्ट में होते हैं देन वी स्टार्ट हैविंग दिस टेंशन इन द एग्जामिनेशन हॉल, राइट? कि अगर मेरा अब की बार नहीं हुआ तो क्या होगा, 3 क्वेश्चन टफ आए अगर, तो तभी हम सोचने लगते हैं कि क्या मेरा अब की बार भी नहीं होगा। तो तब फिर चौथा क्वेश्चन जो हमें आता है वो भी गलत हो जाता है। तो एग्जामिनेशन टेम्परमेंट एक्चुअली गेट्स इम्पैक्टेड। दैट्स व्हाई हैविंग अ प्लान बी, it leads to better examination temperament. ओरिएंटेशन इज डायरेक्टली ऑन 20th, नहीं 20th से पहले भी आपसे इंटरेक्शन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया शिविन सर से इंटरेक्शन आपकी होगी, ठीक है, और सजल सर से इंटरेक्शन आपकी होगी। तो आप अपना स्केड्यूल देखिए, उसके अंदर कहते हैं आपको मिल जाएगा। बाकी क्लास वाली इंटरेक्शन जो है वो 20th ऑफ जुलाई को है। ठीक है सर, नोट्स को कैसे बनाएं? तो नोट्स बनाने का देखो स्टैंडर्ड एक तरीका है कि स्टैंडर्ड तरीका ये है कि फर्स्ट रीडिंग आपकी फास्ट रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आप पढ़ें। सेकंड रीडिंग जब आप करो तब फिर आप हाईलाइटिंग करो, और आपकी जो बुक मार्जिन्स है वहाँ साइड में क्या कहते हैं आप नोट्स बनाओ मार्जिन्स के अंदर। और जब आपकी एक तरीके से थर्ड रीडिंग जिस टाइम पे आप करो, उस टाइम पे आप प्रॉपर A4 शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। पर वो काम हर सब्जेक्ट में करना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, रेगुलर क्लासेस आर फ्रॉम 20th। सत्यम इज आस्किंग सर व्हाई सारथी IAS ऐप इज नॉट अवेलेबल फॉर विंडोज? देखना पड़ेगा यार कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि एंड्रॉयड के लिए और iOS के लिए तो अवेलेबल है ही। विंडोज़ फ़ोन आप कह रहे हो मतलब मैक में यू आर एबल टू यूज़ ब्राउज़र, एंड आपके विंडोज़ के जो लैपटॉप है उसके अंदर भी यू आर एबल टू यूज़ द ब्राउज़र। तो दैट इज द नॉलेज विच आई राइट। अरुण इज आस्किंग सर कॉलेज के साथ मैनेज करना इजी? हाँ, कॉलेज के साथ मैनेज करना इजी है। ठीक है, क्योंकि आपकी हर रोज बाय डिफॉल्ट एक ही क्लास होनी है, राइट, 4:30 बजे होनी है। तो कॉलेज के साथ जो है मैनेज कर सकते हो, है ना, आराम से। बल्कि अगर आप कॉलेज में हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको 2028 बैच ज्वाइन करना बिल्कुल ठीक आपने सुना है। सर क्लासेस के बाद क्या पढ़े डेली? तो एवरी सब्जेक्ट्स टीचर विल टेल यू कि क्लासेस के बाद क्या करना है। ठीक है, वैसे बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है वो यही होता है कि आफ्टर द क्लास क्लास टीचर ने अगर कोई भी कंटेंट अपलोड किया है ना, तो वो कंटेंट आप पढ़ें। एंड वो कंटेंट दो फॉर्म में हो सकता है, या तो बोर्ड पे कुछ किया है क्लास टीचर ने, ठीक है, तो वो आप चीज़ पढ़ें, या जो सारथी का रिसोर्स आपको मिला हुआ है वो रेलिवेंट चैप्टर आप पढ़ें। ठीक है, एंड उसके यहाँ पे साइड में जिस्ट अगर आप बना सकते हो तो बना लें। बस इतना काम आपको करना है शुरुआत में। What amount of self study should be done after the class?
देखिए आपकी क्लास शाम को इट विल एंड अराउंड 7:30, राइट? सो मोस्ट ऑफ योर वर्क विल बी एक्चुअली द नेक्स्ट मॉर्निंग, राइट? तो नेक्स्ट मॉर्निंग में यू शुड बी यू शुड हैव रेड द चैप्टर, ठीक है? अगर आप जो भी आपको सारथी का रिसोर्स अवेलेबल हुआ है, ठीक है, कंटेंट आपको पहले से मिल जाएगा, वो चैप्टर नोट्स हैं, वो चैप्टर आप पहले पढ़ लीजिए। क्लास के पहले पढ़ लेंगे अच्छा रहेगा, क्लास के बाद तो डेफिनेटली पढ़ लेना चाहिए। एंड साथ साथ में थोड़े से आप क्या कहते हैं, साइड में जो जिस्ट हैं, जो भी पैराग्राफ पढ़ा उससे जो भी समझ में आ रहा है, थोड़े थोड़े जिस्ट आप बना सकते हैं। दैट विल बी अ गुड वे टू डू इट, राइट? So yeah, Prem has given an answer to that question. That's good. What about revision? So revision, see, when your classes are taking place, तो आपका reading चलेगा, ठीक है? Revision आपका कब होगा? When your subject number 2 has begun. So at that point of time, you can start revision of subject number 1. है ना? So when you're अभी right now your geography is going on. So what you can do is कि parallelly, you can read, you can revise. जब आपका next subject start होएगा, तो at that point of time you start revising that next subject as well as the geography part, right? Sir, I am from commerce background in second year of BCom. It will be tough for me to clear this exam. Why it would be tough for you to clear this exam? Do you know, Antara, that the maximum conversion ratio is of commerce? नंबर 1 ऑप्शनल कॉमर्स है, आपको पता है? कन्वर्जन के हिसाब से अगर देखा जाए कि कितने लोग कहते हैं अपीयर करते हैं एंड मेंस के अंदर, एंड कितने लोग का उनमें से सिलेक्शन होता है, उसमें नंबर 1 पे कॉमर्स है, राइट? कॉमर्स, इकोनॉमी, दे आर लॉ, दे आर वेरी वेरी गुड सब्जेक्ट्स, राइट? तो ऐसा तो सोचना नहीं चाहिए आपको। अदिति इज आस्किंग, शुड वी बाय स्टैंडर्ड बुक्स एंड एनसीईआरटी बिसाइड योर नोट्स एंड लेक्चर? देयर इज नो रिक्वायरमेंट, बाकी एवरी सब्जेक्ट टीचर विल टेल यू। यू डोंट हैव टू लाइक बिल्ड अ लाइब्रेरी राइट अवे, ठीक है? तो एवरी सब्जेक्ट टीचर विल टेल यू कि विच बुक्स टू बाय, विच बुक्स टू नॉट बाय। बाकी आपको सारथी आईएएस का रिसोर्स जो है, इट इज मोर देन इनफ, ठीक है? तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको कुछ और स्टैंडर्ड बुक्स जो है नहीं खरीदनी पड़ेंगी, ओके? हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेप? वेल, अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस, है ना? अपार्ट, लेट्स अज्यूम अ सिनेरियो जहाँ पे आप सिर्फ क्लासेस ले रहे हो, तो अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस, इफ यू कैन एक्सट्रैक्ट 4 to 5 hours per day of actual genuine study, I think that will be more than enough. Otherwise the student will get exhausted, okay? न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स का सेशन आपका अलग से होगा, ठीक है? उसके बारे में बाकी टीचर वगैरह बताएंगे करंट अफेयर्स का, ठीक है? तो वो वहाँ पे कवर होएगा। शेड्यूल अपलोड हो जाएगा रोहित, ठीक है? एएसएपी शेड्यूल अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? तो सर, शुड बी अभी कोई स्टैंडर्ड बुक्स खरीदने की नहीं है। नसीरुद्दीन इज सेइंग, सर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हाउ शुड वी अप्रोच द प्रिपरेशन? वेल, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, सी, आपको ऐसे सोचना है कि एज इफ यू हैव लाइक वन ऑप्शनल एक्स्ट्रा, है ना? बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम विच इज अवेलेबल। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि दैट यू हैव ज्वाइन द 2028, क्योंकि उसके अंदर आपको वो टाइम एक उस तरीके से मिलेगा दैट यू, आपको अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, एंड जॉब के साथ साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है? तो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल एट मैक्स व्हाट यू कैन डू इज कि जब आप जॉब पे हैं, ठीक है, तो अगर बाई चांस आपको थोड़ा बहुत ऐसा फ्री टाइम अवेलेबल है, डिपेंडिंग ऑन, मुझे नहीं पता नसीरुद्दीन आपके केस में क्या है, बट बाई चांस क्या कहते हैं, अगर आपके पास कुछ एडिशनल टाइम अवेलेबल है, तो उस केस में जो आप इंटरनेट पे कुछ चीज़ें जो आप पढ़ सकते हो, या फिर ऑनलाइन में हमें तो कंटेंट जो है अवेलेबल, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है ना? तो मे बी यू कैन जस्ट लाइक डू दैट, फर्स्ट रीडिंग ऑफ सम कंटेंट, राइट? तो वो आपने साथ साथ में कर ली। जॉब अगर हेक्टिक है तो उसके बाद कम बैक फ्रॉम योर जॉब, ठीक है? टाइमिंग मुझे पता नहीं आपकी, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका जॉब दिन में ख़त्म हो जाता होगा। तो उसके बाद ट्राई टू हैव फूड, टेक अ पावर नैप, ताकि जहाँ पे जॉब है तो हम वहाँ पे ये कोशिश करें कि हम अपने दिन को 2 दिन बना लें। एंड 2 दिन बनाने का दी बेस्ट तरीका ये होता है कि हम सो जाएं। जब भी हम सो जाते हैं, चाहे आधे घंटे के लिए सो जाएं, जब हम उठते हैं हमें ऐसा लगता है ये हमारा नया दिन है ना? तो बी फ्रेश लाइक दैट। तो अगर आप अपने जॉब में और जो आपने बैच ज्वाइन किया है उसमें इस तरीके का टाइमिंग अगर बैठ पाता है, ठीक है, कि आपकी जॉब और आपकी कोचिंग के बीच में एक कोई पावर नैप वाला सिस्टम हो, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी गुड एस्पेक्ट, ठीक है ना? टाइम का ही कंसर्न है, और तो कोई कंसर्न है नहीं। Sir, I am pursuing BA Italian honors, okay, and there is no linkage with UPSC subject. Will it be tough for me? Yeah, Arun, I don't think that it will be tough for you. Just that you have to, मतलब you will not be getting any benefit of the course which you are doing in your college. बस इतना ही रहेगा. Otherwise, my college was totally science background, and ultimately I chose like public administration, psychology as optional. तो exam तो qualify हुआ.
वो हो जाती है, आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी एक रेलिवेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट की, एंड उससे आपका हो जाएगा, ठीक है। सर आई एम टेकिंग ड्रॉप बिकॉज आई डिड नॉट गिव CUET, सो इज इट अ राइट डिसीजन? हाँ, इट्स अ राइट डिसीजन। अगर आपके पास कहते हैं मतलब 1 साल तो डेडिकेटेड आपको देना चाहिए, है ना। UPSC प्रिपरेशन को कम से कम 1 साल 1.5 साल आपको डेडिकेटेड देना चाहिए। तो वो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, तो एटलीस्ट 1.5 years to 2 years, है ना। और जो कि ठीक भी बात है, अभी वो ठीक टाइम पे ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास 2027 या 2028 में वो अप्लाई करेंगे, तो दैट्स राइट। राइट। नथिंग टू रीड टुडे। कुछ ही दिन है, अपने दोस्तों से मिलना है, जाके मिल लो, ठीक है। 20 जुलाई को जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो उसके बाद कोई टाइम नहीं मिलेगा आपको, हर रोज एक आपकी क्लास होगी। तो जितने भी दोस्तों से पैचअप करना है पैचअप कर लो, जितने भी दोस्तों से ब्रेकअप करना है ब्रेकअप कर लो, जिनको भी हाय कहना है हाय कह लो, जिनको भी बाय कहना है बाय कह लो, ठीक है। एंड ठीक है, ट्राई टू यूज दिस 1 week, ठीक है, टू रिलेटिवली रिलैक्स, राइट, रिजुविनेट, ताकि जब 20 जुलाई को क्लासेस स्टार्ट हो तो यू आर देयर विद फुल एनर्जी, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं, ठीक है। सेशन लंबा खिंच गया, तो आई वॉज थिंकिंग कि 1-1.5 घंटे का रहेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं वापस से, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। बाकी आपके डाउट्स, बहुत सारे डाउट्स हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मुझे आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा बैच है, राइट। एंड अभी आपके ओरिएंटेशन सेशंस और भी होंगे, ठीक है, मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं कि आपके बीच में कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो होगा, अपना स्केड्यूल भी आपका हम अपलोड कर देंगे बहुत ही जल्द, ठीक है। इट वाज रियली अमेजिंग, रियली नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू, एंड काफ़ी अच्छे आंसर्स आप सबने दिए, ठीक है। तो बहुत सही है, वेरी वेरी नाइस, ठीक है। तो चलो मिलेंगे। एंड बस मुझे एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है, और मुझे प्रॉब्लम बस एक चीज़ ये है कि मेरा जो आपका बैच ज्योग्राफी से स्टार्ट हो रहा है ना, हिस्ट्री से स्टार्ट होता तो ओरिएंटेशन करने में और भी ज़्यादा फन आता, और भी ज़्यादा मज़ा आता मेरे को, है ना। तो खैर कोई नहीं, कहाँ जाओगे, कहीं कभी ना कभी तो ज्योग्राफी के बाद मिलोगे ही मेरे को, है ना। तो तब क्या है, तुम्हारी रैगिंग भी करूंगा मैं, थोड़ी सी माइल्ड वाली रैगिंग, ठीक है ना। तो ठीक है। रैगिंग से प्रॉब्लम तो नहीं लगती तुम लोगों को, है ना। मेरी क्लास में थोड़ी बहुत खिंचाई भी हो जाती है, थोड़ी बहुत पंगे ले लेता हूँ मैं बच्चों से, उनके कमेंट्स वगैरह देख के, है ना। मतलब ऐसा कर सकता हूँ ना मैं, कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को। तो बता दें भाई, अभी अभी तो मेरी क्लास ही नहीं, बट वेन एवर माई क्लास विल स्टार्ट, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेंसिटिव मेरे को पहले बता देना, पता चले मैं किसी की टांग खींचूं, है ना, और उसके बाद प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो खैर, ऐसा हम मस्त इंटरेक्टिव क्लासेस रखते हैं। तो खैर चलो, अभी तो तुम ज्योग्राफी पढ़ना, बट जब भी हिस्ट्री में आओगे, ठीक है, तो विल मेक इट फन फॉर यू, राइट। तो ऐसा, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, एक करमवीर। वेरी गुड, राइट। चलो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।